क्या बोलते बच्चा लोग, सब बढ़िया? चलो लेके आए हैं आज अपन एक नई सीरीज। मैं आपका अपना आरटी सर अपने लिए लेके आए हैं हैलोजन डेरिवेटिव के जेई एडवांस के पीवाईक्यू। ठीक है बच्चों, हम एक सीरीज बनाने जा रहे हैं जिसमें जेई एडवांस के सारे पीवाईक्यू रह गए। तो हमारे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव, जिसमें जेई एडवांस के अपन पीवाईक्यू चेक करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। बेटा पहला क्वेश्चन अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात, ये फर्स्ट क्वेश्चन जो आया था ये जेई एडवांस 2014 में आया था। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन क्या रहा है देखते हैं। बेटा इस क्वेश्चन का कहना यह है कि द रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड Z विथ डिफरेंट हाइड्रोजन अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन इज गिवन बिलो। अच्छा क्या दिया है, एक कंपाउंड दिया है। कंपाउंड कैसे दिया है बच्चों, एक ऐसी रिंग है जिसे हम बेंजीन रिंग कहते हैं। ये ऐसी बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर यहाँ पर क्या लगा है बेटा, OH लगा है। इधर क्या लगा है, C है। फिर C के पास क्या है, CH3 3 टाइम्स, मतलब टर्शियरी ब्यूटिल है बच्चों। ऐसा कंपाउंड लगा है। अच्छा इस कंपाउंड के बाद रिएक्शन में क्या कहा है, चेक करिए। क्या कहा है कि H2 मतलब हैलोजन के साथ रिएक्शन हो रही है। मोनो हैलोजन सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। जब H2 के जगह क्या आएगा, I। जब Br आएगा तब डाई हैलोजन, और जब Cl आएगा तब ट्राई हैलोजन। मतलब अगर आयोडीन आता है तो सब्स्टिट्यूशन मोनो हैलोजन होगा, अगर Br आता है तो सब्स्टिट्यूशन डाई हैलोजन होगा, और अगर Cl2 आता है तो सब्स्टिट्यूशन ट्राई हैलोजन होगा। ऐसा भाई साहब का कहना है। और इसके लिए कौन से पैटर्न आप ऑब्जर्व करोगे ये पता करिए। देखिए जेई एडवांस हो चाहे मेंस हो, इसमें सबसे बड़ा टारगेट करिए रॉन्ग ऑप्शन को ढूंढने पर। आपके करेक्ट ऑप्शन ढूंढना आपका टारगेट होना ही नहीं चाहिए, आपका टारगेट होना चाहिए रॉन्ग ऑप्शन ढूंढना। ठीक है, अगर रॉन्ग ऑप्शन मुझे ढूंढना है तो एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, पर उससे बेहतर है मैं थोड़ा सा कोशिश करूं जो इजीली मुझे मिल पा रहा है। देखिए यहाँ पर क्या कहा है बच्चों, द स्टेरिक इफेक्ट, ठीक है, ऑफ हैलोजन। पहला वाला जो कह रहा है बच्चों, वो पहला वाला ऑप्शन कह रहा है स्टेरिक इफेक्ट। किसका बेटा, हैलोजन का। अच्छा अगर मैं बात आयोडीन की कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल देखिए बेटा, यार हैलोजेंस की सीरीज में सबसे पहले फ्लोरीन आता है, फिर क्लोरीन आता है, फिर ब्रोमीन आता है, फिर आयोडीन आता है। अगर मोनो हैलोजन के लिए लिखा जाए तो आयोडीन की बात होने वाली है। आयोडीन जो होता है, अगर मैं अप टू डाउन बोलूं तो एटॉमिक मास इंक्रीज, तो आयोडीन का एटॉमिक मास इन सभी हैलोजेंस में मैक्सिमम होता है। तो ऑब्वियस है अगर एक आयोडीन लगने वाला है तो एटॉमिक मास भी बढ़ेगा, बराबर है। दो आयोडीन लगेंगे तो और बढ़ेगा। मतलब कहीं ना कहीं ये एटॉमिक मास की वजह से, या हमारे आयोडीन नाम के भैया इस एटॉमिक मास के हिसाब से क्या दिखाएगा भैया, स्टेरिक एंट्रेंस दिखाएगा। स्टेरिक एंट्रेंस मतलब क्या होता है, मास ज्यादा, तो ज्यादा मॉलिक्यूलर मास वाले अगर आ गए तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, उसकी वजह से जो इफेक्ट देखने मिलता है उस इफेक्ट को स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं। और बच्चों अगर एक कंपाउंड में से कोई चीज निकल जाए, कोई भी हाइड्रोजन निकले, कुछ भी निकले, और उसकी जगह हैलोजन अगर आ जाए तो वहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, क्योंकि हैलोजन का मास ज्यादा होता है, जिस वजह से यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस पॉसिबल है हैलोजन के। तो हैलोजन स्टेरिक हिंड्रेंस तो दिखाएगा, मतलब आंसर ऑप्शन ए तो है ही भाई, हैलोजन की वजह से स्टेरिक हिंड्रेंस तो दिखेगा। पर क्या होता है ये मत भूलिएगा, अपन सवाल कर रहे हैं जेई एडवांस का। जेई एडवांस में एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं, तो ऑप्शन ए तो क्लियर है, क्योंकि अगर इस कंपाउंड में से मैंने हाइड्रोजन निकाला, हाइड्रोजन का मास होता है 1, हैलोजन रखा तो हैलोजन का मास 1 ग्राम से तो ज्यादा ही है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस तो आएगा। किसके वजह से, हैलोजन की वजह से, क्योंकि हाइड्रोजन को निकाल कर ही हैलोजन आने वाला है। दूसरा ऑप्शन देखिए बच्चों, दूसरा क्या है, द स्टेरिक इफेक्ट ऑफ टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप। अच्छा टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप क्या है, यही है, ये वाला है। अब देखिए इस कार्बन के सराउंडिंग में लगा क्या है, CH3 CH3 CH3। पहले CH3 का मास 15 ग्राम, दूसरे का भी 15 ग्राम, तीसरे का भी 15 ग्राम। इमेजिन करो अगर यहाँ से कभी हाइड्रोजन निकाल लिया तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम, और उस हाइड्रोजन की जगह हैलोजन रख दिया। तो भैया अगर एक हाइड्रोजन निकाल लिया और उसके जगह हैलोजन रख दिया तो वापस मास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो वापस स्टेरिक इंट्रेंस क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब इसके हिसाब से भी स्टेरिक इंट्रेंस आएगा, तो ये भी कहना कोई गलत नहीं है। अगर सी को देखते हैं तो सी में क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ फिनोलिक ग्रुप। अच्छा ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, ये जो शब्द है बेटा इसका क्या मतलब होता है पता है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब रेजोनेंस भी आता है। फिनोलिक ग्रुप बोला है, फिनोलिक ग्रुप मतलब ये बेंजीन रिंग है बच्चों, और इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH है बेटा, ये है फिनोलिक ग्रुप। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दिखा सकता है, चेक करिए। अच्छा ये लोन पेयर है बेटा, अगर ये लोन पेयर यहाँ डोनेट किया तो बॉन्ड यहाँ खुलेगा, बराबर, मतलब लोन पेयर देगा तो पाई बॉन्ड बनेगा,
और ये बॉन्ड खुलेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं ये रेजोनेंस शो कर रहा है, शो दी रेजोनेंस। अगर भाई साहब ये रेजोनेंस शो कर रहा है मतलब इनडायरेक्टली ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट शो कर रहा है, तो ये भी कहना कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन सी भी मेरा आंसर है। लास्ट वाला जो ऑप्शन है, अगर उस ऑप्शन को मैं देखूं, ऑप्शन डी को, तो भैया डी ऑप्शन क्या कह रहा है, पढ़िए बरा, द इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप। अच्छा बच्चों, टर्शरी ब्यूटिल कैसा है, सी है, उसके साथ CH3 है, CH3 है, CH3 है, ये टर्शरी ब्यूटिल है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात कर रहे हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब क्या होता है भाई, रेजोनेंस, बराबर है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट मतलब क्या, रेजोनेंस। अच्छा रेजोनेंस के लिए क्या चाहिए, पाई बॉन्ड चाहिए, इसके पास देयर इज नो पाई बॉन्ड, अगर इसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट है ही नहीं तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दिखाएगा ही नहीं, मतलब इनडायरेक्टली जो गलत ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी, जबकि ऑप्शन ए भी अपना आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है, ऑप्शन सी भी करेक्ट है, पर ऑप्शन डी कैसा है, गलत है, क्योंकि टर्शरी ब्यूटिल ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि उसके पास पाई बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। तो ये हो गया पहला सवाल बच्चों, जिसके ऑप्शन है ए बी सी, तीनों ऑप्शन अपने करेक्ट है। बात समझ में आ गई। चलिए अब चलते अपन क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 अगर देखा जाए बेटा, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आया था जेई एडवांस 2021 में, ठीक है। अच्छा सवाल क्या कह रहा है, सवाल का कहना ये है कि द रिएक्शन ऑफ क्यू विथ PHSNA yield an organic compound, मेजर प्रोडक्ट होगा जो भी, that gives the positive carrier case। अच्छा ये पहली बात, तो ये कैरियर केस होती क्या है, ये पहले तो पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, अगर कैरियर केस की मैं बात करूं आपके साथ, ये जो कैरियर केस के बच्चों, ये केस एक्चुअली पॉजिटिव तब होती है, ये केस पॉजिटिव तब होती है जब प्रेजेंस हो, पता है किसका, प्रेजेंस ऑफ आयोडीन का, मतलब या आयोडीन की जगह आप फ्लोरीन बोल सकते हो, या क्लोरीन बोल सकते हो, या ब्रोमीन बोल सकते हो, कोई भी आ सकता है इनकी जगह, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, मतलब इनडायरेक्टली हैलोजेंस की मैं बात कर रहा हूँ। या तो फिर प्रेजेंस हो किसका, सल्फर का, या तो प्रेजेंस हो किसका, फॉस्फोरस का, ये सब लोग जब प्रेजेंट रहते हैं तब ये केस पॉजिटिव आती है। मतलब जनरली कैरियर्स टेस्ट यूज की जाती है डिटेक्ट करने के लिए, किसको, हैलोजेंस को, फॉस्फोरस को और सल्फर को, ये तीनों एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने के लिए आप कैरियर्स टेस्ट का यूज कर सकते हो। तो कैरियर शब्द आया तो पहले उसका मीनिंग समझा हमने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन ट्रीटमेंट विद Na2O2 followed by addition of BaCl2, the correct option for Q is R। मतलब एक क्यू नाम का प्रोडक्ट है, कहना क्या इनका, एक क्यू नाम का प्रोडक्ट है, ठीक है भैया, सॉरी रिएक्टेंट है, एक क्यू नाम का रिएक्टेंट है, उसने रिएक्ट किया किसके साथ भाई, PHSNA। अच्छा पीएच मतलब फिनिल रिंग है बच्चों, बेंजीन भी बोलते हैं अपन, उससे क्या मिला, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्या मिला बच्चों, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है बेटा। अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट गिव्स द पॉजिटिव कैरियर केस, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ने पॉजिटिव कैरियर्स केस दी, ठीक है। अच्छा ठीक है भैया, ऑन ट्रीटमेंट विद Na2O2 किसके साथ ट्रीट किया गया होगा, Na2O2 के साथ और BaCl2, ठीक है। चलो भैया, तो कहना ये है, तो ये क्यू कौन रहेगा ये बताइए। अच्छा सबसे पहली चीज क्या लगता है, इसको देख के ये समझ में आ रहा है कि क्यू XYZ जो भी हो यार, चार ऑप्शन दिए हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन या दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन या चार ऑप्शन, चारों के चारों, ठीक है, इनमें से ही कोई क्यू रहने वाला है। अच्छा होने वाला क्या है, देख इसके पास भी फ्लोरीन है, आयोडीन है, ब्रोमीन है, क्लोरीन है, ठीक है, NO2 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 SME NO2 NO2 SME, बराबर है। मतलब कहीं ना कहीं ये एक तरीके की सब्स्टिट्यूशन ही है, मतलब यहाँ से कोई हाइड्रोजन निकलेगा, उसके जगह यहाँ से कोई ग्रुप आएगा, बराबर है, यही होने वाला है, सब्स्टिट्यूशन होने वाला है मतलब। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मैं क्यू की बात करूँ तो जितने भी मुझे ऑप्शंस दिए वो सभी ऑप्शंस में एरोमेटिक कंपाउंड दिए हैं, बराबर है, क्या दिए, एरोमेटिक कंपाउंड, बराबर है, क्यू मतलब क्या दिया, एरोमेटिक कंपाउंड, इस बंदे के साथ रिएक्ट होने वाला है PHSNA के साथ। अच्छा इसका अगर मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊं तो पीएच मतलब फिनिल रिंग, ऐसा बना सकते हैं, SNA, बराबर है, इसके साथ ही रिएक्ट होने वाला है।
क्या करेंगे, दोनों आएंगे तो ये दोनों आएंगे तो करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। चलिए इतना तो समझ गया कि सर ये जो भी रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। मुझे बस ये समझ जाए कि इनमें से कौन ऐसे है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली दिखाएंगे, वही मेरा आंसर रहेगा। बस इतना ढूंढना है। अच्छा, ये कंपाउंड कैसा था बच्चों, ये कंपाउंड कैसा है, एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक कंपाउंड का क्या होने वाला है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो भाई एक कंडीशन होती है, आप इसे हैशटैग आरटीटी करके भी लिख सकते हैं। अब कंडीशन क्या है एरोमेटिक का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, देखो एरोमेटिक का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो कौन करते हैं पता है, ऐसे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो हो प्रेजेंट हो ऑन ऑर्थो एंड पैरा, जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां प्रेजेंट हो बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा पर, वो जनरली एरोमेटिक का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहां प्रेजेंट हो, ऑर्थो एंड पैरा पर। अच्छा, इन कंपाउंड्स में अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इन कंपाउंड्स में क्या दिया है बच्चों, NO2 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 दिया है बच्चों। मतलब कहीं ना कहीं ये जो भी NO2 है, ये सभी NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो भाई यहां पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को दिया है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन है बच्चों, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है यहाँ पर NO2। ठीक है, बस इतना ढूंढ लो कि वो NO2 कहां पर ऑर्थो पैरा पर है, जहां ऑर्थो पैरा पर है वहीं पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल होगा और वही मेरा आंसर रहेगा। चलिए चेक करते बच्चों, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये NO2 रहा, ये देखो ये NO2 ये पैरा पर आ गया, यहाँ पर NO2 ये मेका पर, ये भी मेका पर। ठीक है बच्चों, यहाँ पर NO2 ये मेका पर, यहाँ पर NO2 ये पैरा पर आ गया बच्चों। मतलब इनडायरेक्टली पैरा पर NO2 वाले कौन से ऑप्शन ए है और ऑप्शन कौन सा है, डी है। मतलब आंसर एक तो मेरा ऑप्शन ए रहेगा और ऑप्शन कौन सा रहेगा, डी। बी और सी क्यों नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि बी और सी में जो NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो कहाँ है बच्चों, मेका पर। और आप अगर सब्स्टिट्यूशन की बात करते हो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए ऑर्थो पैरा पर, वही एक्टिवेट करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को। तो मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप को ढूंढो, जहां ऑर्थो पैरा पर है वही मेरा आंसर रहेगा, जहां ऑर्थो पैरा पर नहीं है वो मेरा आंसर नहीं रहेगा, क्योंकि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखा पाएंगे। इस वजह से मैंने इन ऑप्शन में ढूंढा, पहला ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन दोनों में पैरा पर NO2 है, NO2 मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाएगा। और इस रीजन की वजह से मेरा आंसर रहेगा बच्चों ए और डी, ना कि बी और सी। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनली मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन में ना बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। क्योंकि कैसा होता है पता है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जनरली क्वेश्चन रिएक्शन बेस्ड दिखते हैं, तो बच्चों को लगता है कि यार कुछ तो आइडिया दी है क्वेश्चन में तो समझ जाएगा। पर भाई ये क्वेश्चन ना बड़ा दमदार है, क्योंकि ये इसलिए दमदार है, देखिए अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं तो आपको एक आइडिया मिलेगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोला, हाँ 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 हाँ, बच्चों का फेवरेट चीज होती है। फेवरेट मतलब अलग सेंस में फेवरेट। ठीक है, बच्चों को डर लगता है आइसोमर्स से। डर इसलिए लगता है क्योंकि आइसोमर्स ऐसा लगता है कि भाई आंसर आ गया मेरा, पर ऑप्शन में मिलता ही नहीं है, या पूरा कंप्लीट होने के बाद भी ऐसा लगता है भाई अभी भी कुछ छूटा है क्या। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चंस में आते हैं, ये बड़े मजेदार क्वेश्चन है और बहुत बार आए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। चलिए सवाल पढ़ते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, उसमें स्टीरियो आइसोमर्स भी आप इंक्लूड कर सकते हो, which may be formed on monobromination of 1-methyl cyclohexane। मोनोब्रोमिनेशन करना है किसका, 1-methyl cyclohexane का। ठीक है, अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में। तो कितने पॉसिबल आइसोमर्स तैयार हो गए ये बताइए, ऐसा भाई साहब का सवाल है। ठीक है, अच्छा चलो क्वेश्चन तो करेगी, और उसके पहले कुछ जनरल चीजें बता दूं। जनरल चीजें ये है बच्चों कि आपको एक बात बता दूं, एक एलिलिक कंपाउंड होते हैं कुछ, एलिलिक
कंपाउंड्स। सर ये क्यों बता रहे हो? अरे यहाँ मैं बनाने वाला हूँ इसलिए बता रहा हूँ। एलिलिक कंपाउंड्स मतलब क्या होता है बताया क्या? सपोज करो ये कार्बन, इस कार्बन के साथ सपोज हेलोजन लगा हुआ है और ये कार्बन डायरेक्टली अटैच ऐसे कार्बन के साथ हो जो खुद डबल बॉन्डेड हो, जो खुद कैसा हो, डबल बॉन्डेड। मतलब एक कार्बन जिसके साथ हेलोजन लगा हो वो डायरेक्टली अटैच ऐसे कार्बन के साथ हो जो खुद क्या हो, डबल बॉन्डेड। ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं एलिलिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं बच्चों? एलिलिक कंपाउंड। और ये एलिलिक कंपाउंड बड़े स्टेबल होते हैं यार, मोर स्टेबल कंपाउंड होते हैं। बड़े अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं इस एलिलिक कंपाउंड से। बनते हैं कैसे दिखते हैं? अच्छा देखिए भाई, किसकी बात किया जा रहा है? 1 मिथिल साइक्लोहेक्स बन, कैसा स्ट्रक्चर होगा उसका? पहले स्ट्रक्चर बना लीजिए। साइक्लोहेक्स, ये आ गया साइक्लोहेक्स। 1 मिथिल, ये अगर फर्स्ट पोजीशन मैंने ली, इस पे मिथिल है, ये लो लगा दिया मिथिल, उसी पर डबल बॉन्ड, क्योंकि साइक्लोहेक्स 1 इन बोला है तो ये स्ट्रक्चर रहेगा 1 मिथिल साइक्लोहेक्स 1 इन का, बराबर। इसी का काम करना है, इसी की रिएक्शन करना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, ब्रोमिनेशन कहा, आपको पता है ब्रोमिनेशन मतलब Br2 किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करने कहा भाई साहब ने? अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में। अपन इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा टुकड़ों टुकड़ों में कर करके देखेंगे ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए। तो ब्रोमिनेशन अल्ट्रावायलेट लाइट के प्रेजेंस में करना है। पता है ये क्या करते हैं? ये भाई साहब करते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। क्या करते हैं? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो पहला काम क्या करिए, फ्री रेडिकल बना ही लीजिए, क्योंकि फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन करने वाला है मतलब फ्री रेडिकल तो बनने वाला है। मोर स्टेबल फ्री रेडिकल जितने पॉसिबल आपसे हो सकते हैं सब बना लो, ठीक है। उससे आपको आइडिया लगेगा ब्रोमीन कहाँ कहाँ पर लगने वाला है और क्या सचमुच उससे आइसोमर्स बनेंगे या नहीं बनेंगे, सारी आइडिया आपको उससे लग जाएगी। चलिए करते हैं। अगर बच्चों ये कंपाउंड मैंने लिया, कौन सा बाबा? 1 मिथिल साइक्लोहेक्स 1, ऐसा कंपाउंड है बच्चों, ऐसा, ठीक है। चलिए इसका क्या क्या जुगाड़ अपन बना सकते हैं, अपन हर जुगाड़ को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो मोर स्टेबल्स की तरफ मैं जा रहा हूं पहले आपके साथ। अच्छा ये रहा डबल बॉन्ड। अच्छा एलिलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एलिलिक कंपाउंड्स मतलब ऐसे कार्बन जो डबल बॉन्डेड है, उसके बाद का जो नेक्स्ट कार्बन है वो फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो। और इसी का अगर मैं फ्री रेडिकल आपको तैयार करके दूं तो मैं ऐसा कर सकता हूँ। देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके बाद का जो नेक्स्ट कार्बन है जिसके साथ हेलोजन लगा था वहां पर क्या आया होगा? फ्री रेडिकल। ये एलिलिक का फ्री रेडिकल कि डबल बॉन्डेड कार्बन के पास का जो नेक्स्ट कार्बन है वो फ्री रेडिकल के फॉर्म में रहेगा, ऐसा रहेगा, बराबर है। अच्छा तो डबल बॉन्डेड कार्बन कौन सा है? ये रहा डबल बॉन्डेड कार्बन, मस्त पिंकी पिंकी पिंक कलर से दिखा देते हैं। इसके पास का जो नेक्स्ट कार्बन है, नेक्स्ट कार्बन इसके पास का कौन सा है? एक सर ये भाई साहब है, और ये भाई साहब है, और ये भाई साहब है। मतलब ये 3 भाई साहब पर फ्री रेडिकल बना सकते हो आप एलिलिक के हिसाब से। तो बनाओगे तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा सोचिए बड़ा। पहला स्ट्रक्चर ऐसा दिखेगा बच्चों, देखिए CH2 फ्री रेडिकल। सर CH3 था ना? अरे बाबा एक H निकला इसलिए तो फ्री रेडिकल बनाया। यहाँ पर कैसे दिखेगा बेटा? यहाँ फ्री रेडिकल, एक H निकल गया, फिर यहाँ कैसे दिख रहा? यहाँ फ्री रेडिकल बना सकता हूँ। ये सभी एलिलिक फ्री रेडिकल बना रहा हूँ। कौन से फ्री रेडिकल बना रहा हूँ बच्चों में? एलिलिक। कौन से? ये सभी में बना रहा हूँ एलिलिक फ्री रेडिकल्स। सर एलिलिक क्यों बना रहे हो? अरे बाबा वो मोर स्टेबल है ना, बराबर। ब्रोमिनेशन करना है तो हाइड्रोजन निकलेगा ब्रोमीन जाएगा, तो भाई मुझे तो हर पॉसिबल देखना है, तो मैं पहले स्टेबल वाले देख लेता हूँ, जितने स्टेबल वाले बनेंगे उतने बना लेता हूँ, ठीक है। तो भैया यहाँ पर मैंने फ्री रेडिकल्स बना लिया। चलो क्या इसका रेजोनेंस कर सकता हूँ या मैं इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग खेल सकता हूँ इसके साथ? खेल के तो देखो कैसे होता है। चलो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, चलो दोनों जगह करते हैं। अच्छा यहाँ पर फ्री रेडिकल यहाँ है तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, या फ्री रेडिकल नीचे तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, या फ्री रेडिकल इधर है तो बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। जिधर फ्री रेडिकल उधर बॉन्ड को शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट कर दिया तो नया स्ट्रक्चर भी देखने मिलेगा। कैसे? देखिए यहाँ पर ऐसा मिलेगा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया तो ऊपर डबल बॉन्ड आया, तो बेटा बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा क्योंकि यहाँ से बॉन्ड चला गया। सेम देखो, अच्छा यहाँ से बॉन्ड गया तो ये बेचारा गरीब हो गया। यहाँ पर गरीब कौन हुआ? ये बंदा गरीब हुआ। यहाँ पर गरीब कौन हुआ? ये बंदा गरीब हो रहा है। यहाँ पर कौन गरीब होगा? ये बंदा गरीब होगा। जो गरीब होगा उसके ऊपर फ्री रेडिकल। चलो बना। अच्छा ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये लो हो गया ऊपर का CH3 जैसा का वैसा। यहाँ से शिफ्ट हुआ तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, ये ऐसा।
ऊपर का CH3 जैसा का वैसा, बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर फ्री रेडिकल। ओके बच्चों, जो जो गरीब हुआ वहां पर फ्री रेडिकल अपने तैयार हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा अपन देख लेंगे एक बार, देखो। अच्छा, जहां जहां पर फ्री रेडिकल वहां पर कौन आएगा? Br ही तो आएगा। तो भैया यहाँ पर फ्री रेडिकल तो यहाँ पर भी Br आएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल तो यहाँ पर भी Br आएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बना हुआ है तो यहाँ पर भी Br आएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बना हुआ है तो यहाँ पर भी Br आएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बना हुआ है तो यहाँ पर भी Br आएगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल बना हुआ है तो यहाँ पर भी Br आएगा। सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मैंने सबसे पहला काम किया, एलिलिक के फ्री रेडिकल बना दिया, क्योंकि एलिलिक मोर स्टेबल माना जाता है। तो डबल बॉन्ड के पास का नेक्स्ट कार्बन को फ्री रेडिकल में कन्वर्ट कर दिया किया। उसके बाद रेजोनेंस लगा के उसका और दूसरा स्ट्रक्चरल फॉर्म कैसे बना सकता है वो भी बनाया। फिर हर फ्री रेडिकल पे मैंने Br लगा दिया, क्योंकि H निकलेगा तभी तो Br जाएगा, लगा दिया भैया। अब चेक करो इसमें से चिरर कार्बन कौन से है। ठीक है, जो चिरर कार्बन है ऑप्टिकली एक्टिव रहेगा, चेक करते हैं। चलो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, सबसे पहली चीज देखिए बेटा, ये एक है। अच्छा, यहाँ पर Br लगा हुआ है तो इधर जो बचा हुआ बॉन्ड होगा उस पर H लगा होगा, यहाँ पर भी बचे हुए बॉन्ड पे H लगा होगा, यहाँ पर भी बचे हुए बॉन्ड पर H लगा होगा, यहाँ पर भी बचे हुए बॉन्ड पर H लगा होगा। बात बराबर है? अच्छा, थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ये स्ट्रक्चर ना सेम नहीं लग रहा है, दोनों स्ट्रक्चर सेम है। आप देखिए, डबल बॉन्ड है, ऊपर CH3, इधर C के ऊपर Br और H, डबल बॉन्ड है, ऊपर CH3, CH के ऊपर Br और H, ये दोनों सेम ही है। ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे बच्चों? सेम। सेम है तो इसे एक ही काउंट किया जाएगा, दो अलग अलग स्ट्रक्चर इसे काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों स्ट्रक्चर सेम है। अगर अलग होते तो मैंने अलग काउंट किया रहता, पर दोनों स्ट्रक्चर सेम है तो एक ही काउंट किया जाएगा। ठीक है सर, एक ही काउंट किया जाएगा। अच्छा, ये कार्बन देखो, क्या ये कार्बन चिरर है? सर ये कार्बन जिसके ऊपर Br लगा है उसके साथ दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। चिरर क्या होता है? जिसके पास चारों अलग अलग ग्रुप्स लगे हुए हैं उसे चिरर कहते हैं। तो इसके पास दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, मतलब ये तो चिरर नहीं है। अच्छा, ये सर इधर Br है, सर इधर H है, इधर ये पूरा ग्रुप और इधर एक ग्रुप, हाँ सर ये चिरर हो सकता है। फिर ये भी चिरर है सर, फिर ये भी चिरर है सर, फिर ये भी चिरर है। मैंने बोला दोनों को एक ही काउंट करना पड़ेगा। सर क्यों एक काउंट कर? अबे दोनों स्ट्रक्चर सेम है ना, तो काउंट तो कोई एक ही करना पड़ेगा, तो मैंने एक ही काउंट कर लिया। तो चिरर कार्बन अगर मैं चेक करूं यहाँ पे तो कितने चिरर कार्बन है? देखो, ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन हो गया, ये चार हो गया। चार चिरर कार्बन तो अपने को यही पे मिल गए। बात इतनी क्लियर? हाँ, तो बच्चों यहाँ पर कितने कार्बन आ गए? चार चिरर कार्बन अपन ने बना लिया। ठीक है, अच्छा ये कौन सा वाला बनाया पहले अपन ने? एलिलिक फ्री रेडिकल, जिसमें चार चिरर कार्बन है। चलो भैया, अब आगे बढ़े। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और क्या पॉसिबल हो सकता है? इतना तो पॉसिबल हो गया, और देख लेते हैं। चलो और क्या कर सकता हूँ? अच्छा, आपके पास कंपाउंड कौन सा था बच्चों? कंपाउंड यही था, ऐसा ये कंपाउंड था। ठीक है, अच्छा इस कंपाउंड में देखा जाए तो अपन ने पहले क्या बनाया है? देखो पहले दिखा देता हूँ आपको मैं। अपने फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ बनाए ये चेक कर लो। आपने CH2 के ऊपर फ्री रेडिकल बना लिया था, हाँ सर बना लिया था। फिर ऑर्थो के ऊपर बनाया, हाँ सर बना लिया। और सर इधर वाले मेका पर बनाया, राइट वाले, ठीक है सर। फिर पैरा पर बनाया, ऊपर वाले, हाँ ठीक है सर। फिर इधर वाले ऑर्थो पर भी बनाया, ठीक है सर। ठीक है, इधर वाले पे। अच्छा मतलब सर आपने ऑर्थो कंप्लीट कर लिया सर, चलो हाँ। सर ऊपर वाला पैरा कंप्लीट कर लिया, चलो हाँ। सर नीचे वाला राइट साइड वाला मेका कंप्लीट कर लिया, चलो हाँ। मतलब सर आपने जो कंप्लीट किया है वो क्या क्या कंप्लीट किया, क्या क्या कंप्लीट हुआ है अपना, पहले वो लिख लेते हैं ना, तो मतलब इजी हो जाएगा अपने को। क्या क्या किया हमने पहले, क्या क्या किया हमने? भाई हमने सर जो फ्री रेडिकल है वो किसके किसके ऊपर बनाया? सर हमने वो जो CH3 वाला था उस पर फ्री रेडिकल बना लिया। फिर सर दोनों ऑर्थो पर बना लिया, ठीक है भैया। फिर सर राइट वाला मेटा जो है उस पे भी बना लिया। मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ बेटा ये, ताकि अपन भूले ना। ठीक है, फिर सर ऊपर वाला पैरा इस पर भी बना लिया, ठीक है भैया। अबे तो बच्चे कौन? देख ऑर्थो दोनों खत्म हो गए, राइट वाले में क्या पर बनाया, लेफ्ट वाले पे कहा बनाया तूने? मतलब एक पॉसिबिलिटी लेफ्ट वाले मेका पर भी बनाने की हो सकती है, हाँ चलो एक बनी है। अच्छा ऊपर वाले पैरा पर बनाया, नीचे वाले पैरा पर कहा बनाया? मतलब दूसरी पॉसिबिलिटी नीचे वाले पैरा पर भी बनाने की हो सकती है। मतलब अभी भी मेरे पास दो पॉसिबिलिटी है जिससे मैं और दो स्ट्रक्चर तैयार कर सकता हूँ। चलो कर दो। कैसे? सर आपका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर ऐसा है सर, देखिए ये कंपाउंड है भाई, बराबर है। अच्छा जो जो बचा है उसको बना लो। अच्छा बचा क्या है? सर बचा ये है कि राइट साइड वाला मेका हो गया था, लेफ्ट साइड वाला मेका बाकी था। अच्छा ये लो भैया लेफ्ट साइड वाला मेका। और सर ऊपर वाला पैरा हो गया था, नीचे वाला पैरा बाकी था। अच्छा ये लो भैया नीचे वाला पैरा, उस पर भी बना लिया।
अच्छा जिसमें फ्री रेडिकल बना लिया उस पे Br भी लगा ही दो ना यार, ये लो Br, ये लो Br लगा दिया। अच्छा फिर बैलेंस भी कर दो, चलो बैलेंस करें, इधर एक हाइड्रोजन होगा, इधर एक हाइड्रोजन होगा। चलो इसमें भी पता कर लो चिरर कार्बन है या नहीं है। चलो ये कार्बन, इधर H, इधर Br, इधर एक ग्रुप, इधर एक ग्रुप, हाँ चिरर है। ये वाला हाइड्रोजन Br, इधर भी ग्रुप, इधर भी ग्रुप, हाँ चिरर है भैया चिरर। तो अब टोटल चिरर कार्बन कितने हो गए ये भी बता दो, टोटल चिरर कार्बन कितने हो गए अब तक अपने ढूंढ के। चलो पीछे लेके जाओ थोड़ा सा, चलो देखो, 1 2 3 4, ठीक है इधर 4 5 6, टोटल चिरर कार्बन हो गए भैया अपने 6 चिरर कार्बन है। ठीक है सर 6 चिरर कार्बन, तो 6 चिरर कार्बन, चलो मान लिया सर 6 चिरर कार्बन। अच्छा मैंने, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा हैलोजन डेरिवेटिव में, चिरर कार्बन डेक्स्ट्रोलियो भी दिखाता है या रेक्टस एंड सिनिस्टर भी दिखाता है, बराबर है। मतलब एक चिरर कार्बन 2 आइसोमर्स तैयार कर सकता है इन द फॉर्म ऑफ डेक्स्ट्रोलियो बोलो या इन द फॉर्म ऑफ रेक्टस सिनिस्टर बोलो। मैं अगर रेक्टस सिनिस्टर भी लिखता हूँ आरएनएस, तो भैया एक चिरर कार्बन 2 आइसोमर्स दिखा सकता है, तो 6 चिरर कार्बन 12 आइसोमर्स दिखाएगा, तो 6 चिरर कार्बन से 12 आइसोमर्स तैयार हो गए। बात इतनी क्लियर बच्चों? चलो ये तो 12 हो गए, हो गया आंसर? नहीं अभी देखो भाई, ये चिरर था माना, ये भी 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 चिरर था माना। अरे बाबा पर एक बच्चा है ना जो चिरर नहीं है पर इन लोगों से तो अलग है ना दिखने में, मतलब उसे भी तो काउंट करना पड़ेगा। तो ये सभी आइसोमर्स 12 आइसोमर्स चिरर कार्बन के हैं, प्लस एक ऐसा है आइसोमर्स जो अचिरर कार्बन का भी है, बराबर है, उसे भी तो काउंट करना पड़ेगा क्योंकि टोटल पूछा है ना बच्चों, सिर्फ थोड़ी ना स्टेरियो वाले पूछे हैं, टोटल पूछे हैं। तो टोटल पूछे तो चिरर वाले भी लिखना पड़ेगा और अचिरर वाले भी लिखना पड़ेगा, तो टोटल करना पड़ेगा। तो 12 + 1 टोटल कितना हो गया बच्चों? 13 आइसोमर्स। मतलब इसमें जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 13 आइसोमर्स आंसर आएगा। मतलब 1 मिथिल साइक्लोहेक्स से टोटल 13 आइसोमर्स बनेंगे। मतलब समझ में आई बात? और प्लीज बच्चों इसको ना थोड़ा सा अच्छे से करना, इस क्वेश्चन को इसलिए करना क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर बहुत सी जगह पर गलत दिए हैं, मैं क्लियरली कह रहा हूं आपको, इसलिए अच्छे से करना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिकॉल आपको करवा दूं, क्या किया हमने, उसने बोला आइसोमर्स निकालो, किसका? 1 मिथिल साइक्लोहेक्स 1 इनका। हमने बोला कि एलिलिक वाला मोर स्टेबल, तो सबसे पहले मैंने एलिलिक फ्री रेडिकल्स बना लिए, फिर एलिलिक फ्री रेडिकल्स का रेजोनेंस का फॉर्म करके उसके क्या डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बन सकते थे वो भी बना लिए। ये दोनों स्ट्रक्चर सेम बने इसलिए इसको एक ही काउंट कर लिया, ठीक है। और फिर चिरर कार्बन ढूंढने की रेस में भागना चालू कर दिया, तो इधर मेरे को 4 चिरर कार्बन मिले। फिर मैंने सोचा बचा क्या है भाई, तो भाई खत्म क्या हुआ था, CH3 पर फ्री रेडिकल बन गया था, दोनों ऑर्थो खत्म हो गए थे, राइट वाला मेका खत्म हो गया था, ऊपर वाला पैरा खत्म हो गया था, मतलब लेफ्ट वाला मेका बाकी था और नीचे वाला पैरा बाकी था, मैंने उसका भी बना दिया, उसमें भी चिरर ही मिले, तो टोटल मेरे को 6 चिरर कार्बन मिले। एक चिरर से 2 आइसोमर्स मिलते तो 6 से 12 मिलेंगे, और एक जो अचिरर वाला बचा था उसको काउंट कर लिया, तो 12 और 1 कितना हो गया बच्चों? 13, तो टोटल आइसोमर्स मिलेंगे 13। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको समझ में आया हो। और एक काम याद रखिएगा, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, ओके। चलिए बढ़े आगे। तो ये हो गया बच्चों अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, 4th एंड 5th क्वेश्चन इस पैराग्राफ पर डिपेंड रहने वाला है। क्वेश्चन देखते हैं, पता है क्या इस पैराग्राफ पर 4th और 5th तो डिपेंड है, पर ये जो क्वेश्चन दिख रहा है मेरे को 4th वाला, इसका कोई लेना देना नहीं पैराग्राफ से, बिना पैराग्राफ पढ़े क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। वो सॉल्व करने का फंडा भी मैं बताता हूँ, बिना पढ़े, ठीक है, इजीली सॉल्व होगा। अच्छा आपको एक बात पता है क्या, अगर सपोज करो ये मेरे पास पेन है, अभी पेन मेरे पास एक ऐसा एक मतलब आप समझ सकते हो एलिमेंट है, ये एलिमेंट देने से मैं मोर स्टेबल होने वाला हूँ। सपोज करिए ये एलिमेंट देने से मैं मोर स्टेबल होने वाला हूँ। कोई बंदा आया इस पेन को लेने, एनर्जी लगा रहा है, मैं बोलूंगा अबे ज्यादा एनर्जी खर्च मत कर, वैसे भी मैं ये पेन देना चाहता हूँ, कम से कम एनर्जी में लेके चले जा क्योंकि मैं तो स्टेबल हो जाऊंगा पेन देने से। बात समझ में आ रही है? मतलब जो बंदा किसी एलिमेंट को या किसी इलेक्ट्रॉन को देने से मोर स्टेबल होने वाला है तो उसे एनर्जी कमी लगेगी। कौन सी एनर्जी? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ठीक है। उसी के बेसिक पर ये सवाल है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा देखो कैसा सवाल, सवाल क्या कह रहा है कि भाई करेक्ट मैच बताइए CH बॉन्ड का
कौन से बॉन्ड का? CH बॉन्ड का। ठीक है, नीचे कॉलम में दिए अलग अलग कंपाउंड्स दिए XYZ जो भी है PQRS। ठीक है, सभी के कंपाउंड वहां पर अपन बना लेंगे तो इजीली समझ भी जाएगा। ठीक, अच्छा इस कंपाउंड को बना लेते हैं, सबके कंपाउंड बना लेते हैं। P है, उसके बाद बच्चों Q है, उसके बाद बच्चों R है, और उसके बाद बच्चों S है। PQRS। चलो P का कंपाउंड क्या है तैयार करते हैं। लिखा है H लिखा है। अच्छा ये CN नहीं है बच्चों, ये CH है, इट्स CH, ये CH है। चल तो भाई H है, H है, फिर उसके बाद CH है, फिर उसके बाद CH3 टू टाइम्स लगा हुआ है। चलो मान लिया, पहला हो गया P। फिर उसके बाद Q क्या दिया बच्चों? Q दिया H है, फिर उसके बाद CH2 है, फिर उसके बाद PH लगा है। PH मतलब फिनिल है बच्चों, फिनिल मतलब बेंजीन रिंग इन शॉर्ट। ठीक है, उसके बाद R क्या है? H है, CH है, उसका डबल बॉन्ड CH2 लगा है। चलो ये भी हो गया। फिर उसके बाद लिखा है H है, C है, और ट्रिपल बॉन्ड CH है। ठीक है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड। चलो भैया, ये PQRS कंपाउंड दिए है। अच्छा बोला क्या है पता है दूसरे वाले में? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, मतलब बॉन्ड तोड़ने की बात कर रहे होगे, तो मैं तोड़ के पहले ही रख देता हूँ, है ना। चलो ये बॉन्ड टूट गया होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा, ये बॉन्ड टूटा होगा। इमेजिन करो टूट गए बॉन्ड। बॉन्ड टूटने के बाद कैसे दिखेगी सोचो करो। ये H फ्री रेडिकल, CH3 CH3, यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल, ये बेंजीन रिंग बराबर, यहाँ पर CH फ्री रेडिकल, डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर C फ्री रेडिकल, ट्रिपल बॉन्ड CH बना लिया। ठीक है, अच्छा पहले अभी इसमें ढूंढो कि मोर स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा, जिसने बॉन्ड तोड़ने के बाद स्टेबल फ्री रेडिकल तैयार किया, मतलब उसको एनर्जी उतनी कम लगी होगी क्योंकि वो स्टेबल बन रहा है ना। बात बराबर है। चलो देखते हैं। अच्छा मुझे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये बंदे के पास बेंजीन रिंग है, तो ये बंदा रेजोनेंस दिखा सकता है। ये बंदे के पास क्या है? बेंजीन रिंग, मतलब ये शो करेगा क्या? रेजोनेंस। इतनी बात तो क्लियर हो गई। ये बंदा क्या शो करेगा? रेजोनेंस। अगर ये रेजोनेंस शो करेगा तो मैं स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं ऑफ फ्री रेडिकल, तो भाई जो बंदा रेजोनेंस शो करने वाला है उसकी स्टेबिलिटी तो सर ज्यादा ही रहेगी, मतलब क्यू की स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा। बात खत्म, क्योंकि उसके पास रेजोनेंस दिखाने की ताकत है इसलिए। अच्छा दूसरी बात सर बचे कौन से? बचे सर पी, आर और एस। अच्छा पी में अगर ये फ्री रेडिकल कंटेनिंग कंपाउंड है तो इसके पास का पहला कार्बन अल्फा, ये भी पहला कार्बन अल्फा, ये फ्री रेडिकल कंटेनिंग, इसके पास का पहला कार्बन अल्फा, ये फ्री रेडिकल कंटेनिंग, तो इसके पास का पहला कार्बन अल्फा। तो इस अल्फा, इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन है बच्चों। और आई होप कि आपने एक चीज पढ़ी होगी कभी, एक चीज तो पढ़ी होगी। पता है कौन सी चीज बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं स्टेबिलिटी is directly proportional to the number of alpha hydrogen. I hope कि ये चीज आपने पढ़ी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल। अच्छा किसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन? क्योंकि उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखा सकता है, बराबर है। अच्छा किसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है? चेक करिए। सर इसके पास 6 है, सर इसके पास 2 है, उसके पास 1 है। 6 वाला ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद सर 2 वाला ज्यादा स्टेबल, फिर उसके बाद सर 1 वाला। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का ऑर्डर अपने पास तैयार है। क्यू मोर स्टेबल, पी के कंपैरिजन में पी मोर स्टेबल, आर के कंपैरिजन में आर मोर स्टेबल, एस के कंपैरिजन बिकॉज ऑफ द अल्फा हाइड्रोजन, जिसके बाद जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा स्टेबल, ऐसा बोला जाता है। बात बराबर है। चलो पर सर हमें तो क्वेश्चन में स्टेबिलिटी पूछा ही नहीं है, हमें तो क्वेश्चन में बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी पूछा। अरे हाँ होगा, रुको। अच्छा स्टेबिलिटी जिसकी ज्यादा, मतलब उसको तोड़ने के लिए उतनी ही कम एनर्जी लगी होगी। कैसे? स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी जिस फ्री रेडिकल की ज्यादा, मतलब उस फ्री रेडिकल को
बनाने के लिए उतनी ही कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगी होगी। क्या कहा मैंने? स्टेबिलिटी जिस फ्री रेडिकल की ज्यादा, मतलब उसे बनाने के लिए उतनी ही कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगी होगी। तो किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी? क्यू की। तो क्यू के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम लगी होगी। मतलब इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, देखिए आपका फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या बना है बच्चों? फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपने क्या बनाया बच्चों? आपने फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी का ऑर्डर बनाया बेटा कुछ इस तरीके से, क्यू पी आर एस। क्या बनाया है? क्यू पी आर एस। अब मैंने क्या लिखा है बच्चों, पढ़िए थोड़ा सा। स्टेबिलिटी जिस फ्री रेडिकल की ज्यादा, मतलब उस फ्री रेडिकल को बनाने के लिए उतनी ही कम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगी होगी। मतलब क्यू नाम के फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसे बनाने के लिए उतनी ही कम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी लगी होगी। तो अगर मैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बनाऊं तो क्यू की स्टेबिलिटी ज्यादा, तो इसे एनर्जी कम लगी होगी एज कंपेयर टू पी से। पी को कम लगी होगी एज कंपेयर टू द आर से, आर को कम लगी होगी एज कंपेयर टू द एस से। मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी आएगी? एस की। बस यही ढूंढना है मैच द पेयर में। चलिए ढूंढिए एस की सबसे ज्यादा। अच्छा सबसे ज्यादा वैल्यू कितनी है? 132 है सर। मतलब एस की 132, मतलब पहला पहला एस का पहले के साथ कहा मैच है? एस का पहले के साथ मैच है ऑप्शन ए में। बस एक ही ऑप्शन में मैच है यार, देख लो एस का पहले के साथ। सॉरी, देखो एस का पहले के साथ मैच का है भाई, पहले ही ऑप्शन में। अच्छा उसके बाद किस किस के पहले के देखिए थोड़ा सा अच्छे से। एस की सबसे ज्यादा, उसके बाद आर की सबसे ज्यादा। अच्छा एस की सबसे ज्यादा, तो एस का मैच आ गया ए के साथ, मतलब पहले के साथ। एस का मैच आ गया पहले के साथ, ठीक है, क्योंकि पहली वैल्यू सबसे ज्यादा है। उसका थोड़ी सी कम वैल्यू किसकी है? कौन सी है? 2 नंबर की, सेकंड नंबर की। अच्छा सेकंड नंबर की थोड़ी सी कम, तो आर वाला आएगा सेकंड नंबर के साथ मैच करने, आर वाला। तो एस वाला पहले के साथ हो गया, आर वाला सेकंड के साथ, आर वाला सेकंड के साथ, आर वाला सेकंड के साथ, ठीक है। उसके बाद कौन? पी वाला, पी वाले की आर से कम। अच्छा थर्ड वाला चलो ढूंढो। 10110 से थोड़ी कम, 95। कौन सा वाला? पी वाला। तो पी वाला आएगा थर्ड के साथ। पी वाला किसके साथ आएगा बच्चों? थर्ड के साथ, ठीक है। और सबसे कम किसकी? क्यू की। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है? 81 है। ये किसके साथ मैच करना है? क्यू के साथ। किसके साथ मैच करना है? क्यू के साथ। 81 नंबर कौन सा है? 81 कौन सा नंबर पर है? फोर्थ नंबर पर है, फोर्थ नंबर पर है। तो भैया मैचिंग क्या हो गई? एस की 1 के साथ, आर की 2 के साथ, पी की 3 के साथ, क्यू की 4 के साथ। देख लो भैया, देखो एस की 1 के साथ, आर की 2 के साथ, क्यू की 4 के साथ, पी की 3 के साथ। मतलब ऑप्शन अपना बन गया ए, क्योंकि ए ऑप्शन में करेक्ट मैच दिया है बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का। तो ये हो गया बच्चों फोर्थ क्वेश्चन अपना सॉल्व। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया बच्चों? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बोला था, मैंने डिसोशिएट कर कर पहले फ्री रेडिकल तैयार कर दिए। जो सबसे स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, मतलब उसे बनने के लिए उतनी कम एनर्जी लगेगी, बराबर है। तो स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल पता कर लीजिए, जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसे एनर्जी कम लगी होगी। बात खत्म, इनवर्स रिलेटेड मारिए और आपको मैच द पेयर हो जाएगा। समझ में आई बात बच्चों? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे है बच्चों, मतलब उसी पैराग्राफ पे क्वेश्चन। पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद वो पैराग्राफ का यूज तो होगा, पर कुछ कुछ चीजों में वो पैराग्राफ यूज किए बिना ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे, मैं बताता हूँ। अच्छा पहला सवाल क्या है बच्चों? क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन कि फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन CH4 नाम का गैस है Cl2 नाम के गैस के साथ रिएक्ट हो रहा है लाइट के प्रेजेंस में, CH3Cl मिला और HCl। द करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। इसके लिए क्या करेक्ट स्टेटमेंट होगा ये बताइए। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेप क्या लिखा है? इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक विथ डेल्टा H नॉट इज इक्वल टू -58 किलो कैलोरी पर मोल। इनिशिएशन स्टेप। अच्छा इनिशिएशन में क्या होता है? सबसे पहले इनिशिएशन,
ये स्टेप करती क्या है? इनिशिएशन में फॉर्मेशन होता है बच्चों। किसका फॉर्मेशन होता है पता है? फ्री रेडिकल का। किसका फॉर्मेशन होता है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन इनिशिएशन स्टेप में टेक प्लेस करता है बच्चों। ठीक है सर। अच्छा, ये इनिशिएशन स्टेप में फ्री रेडिकल बनने वाला है मतलब। चलो, अच्छा इसके पहले आपको एक मतलब एक पॉइंट बता दो जो बड़े काम का है, बहुत काम में आएगा आपका। देखिए एक बात याद रखना, जब बात होगी बॉन्ड डिसोसिएशन की, किसकी बात होगी बच्चों? बॉन्ड डिसोसिएशन। और जब बात होगी बॉन्ड एसोसिएशन, तो बेटा जब बात ना बॉन्ड डिसोसिएशन की होगी, मतलब तोड़ने की बात होगी, तो ये प्रोसेस हमेशा एंडोथर्मिक होगी, क्योंकि तब एनर्जी लगेगी। और जब एसोसिएशन की बात होगी, मतलब बॉन्ड को जोड़ने की बात होगी, तब वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगी, क्योंकि तब एनर्जी निकलेगी। और एंडो के वक्त साइन हमेशा दिखाया जाएगा बच्चों पॉजिटिव, और एक्सो के वक्त साइन दिखाया जाएगा हमेशा नेगेटिव। सीधी बात है, बॉन्ड तोड़ना है और दो दोस्त है, दो बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, आपको उसके बीच में झगड़ा लगाना है। तो झगड़ा लगाने के लिए भैया कुछ तो खुरापती आइडिया दिमाग में लाना पड़ेगा, और वो खुरापती आइडिया वहां पर झगड़ा लगाने के वक्त एनर्जी के साथ यूज करना पड़ेगा। मतलब किसी चीज का अगर बॉन्ड तोड़ना है, अगर पेन को मुझे तोड़ना है तो एनर्जी लगेगी ना बे। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, मतलब एनर्जी ऐड होती है, और एनर्जी ऐड होने वाली रिएक्शन एंडोथर्मिक वाली जाती है। और जहां बॉन्ड जुड़ता है वहां एनर्जी रिलीज होती है, और उस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक बोला जाता है। साइन नेगेटिव, बराबर। चलिए पढ़िए। इनिशिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्या? फ्री रेडिकल। ये रिएक्शन लिखिए। अच्छा, मैं ये रिएक्शन में CH4 लिखा है, उसको लिख लेता हूँ। ये ऐसा CH4 है, ठीक है। इनिशिएशन मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। चलो कैसा रेडिकल फॉर्म होगा? ये बॉन्ड है, बॉन्ड पर दो इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ये बॉन्ड हो गया टूका टूका, तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की तरफ, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ, तो बनेगा कैसा बच्चों? देखो ऐसा बनेगा। ये आ गया, ये आ गया। अरे तो बाबा यहाँ पर आपने फ्री रेडिकल बनाने के लिए बॉन्ड को क्या कर दिया? तोड़ा ना। तोड़ा मतलब क्या हुआ? तोड़ा मतलब क्या हुआ? एनर्जी लगी। एनर्जी लगी मतलब क्या? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मतलब साइन क्या आएगा एनर्जी के वैल्यू का? पॉजिटिव, क्योंकि सर आपने बॉन्ड को तोड़ा है फ्री रेडिकल बनाने के लिए, मतलब एनर्जी ली है। एनर्जी ली है तो साइन कौन सा आएगा? पॉजिटिव। अब इस गधे ने ऑप्शन ए में देखो क्या बोला, इनिशिएशन स्टेप इज एक्सोथर्मिक। अबे इनिशिएशन में तो फॉर्मेशन हो रहा है फ्री रेडिकल का, उसके लिए तो एनर्जी लगती है, तो एक्सोथर्मिक तो नहीं, वो एंडोथर्मिक रहेगा। तो ऑप्शन ए हो गया अपना गलत। वैल्यू पढ़ने की जरूरत ही नहीं, पहले ही गलत हो गया वो, है ना। तो ऑप्शन ए तो अपना आंसर नहीं हो सकता बच्चों। मैं बार बार एक ही चीज कहता हूँ, सही आंसर ढूंढने से ज्यादा बेहतर और ज्यादा आसान काम है गलत ऑप्शन ढूंढो, ठीक है, वो ज्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक with delta H naught is equal to -2 किलो कैलोरी पर मोल। प्रोपोगेशन स्टेप। अच्छा, प्रोपोगेशन स्टेप में क्या होता है? प्रोपोगेशन स्टेप में बॉन्ड बनाना पड़ता है। कैसे? CH3 फ्री रेडिकल का Cl फ्री रेडिकल। अरे बाबा, पर CH3 फ्री रेडिकल का बॉन्ड अगर बनाना है तो पहले CH3 फ्री रेडिकल तैयार भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो बॉन्ड बनेगा। और CH3 फ्री रेडिकल तैयार करने के लिए एनर्जी लगने वाली है, रिलीज थोड़ी ना होने वाली है। मतलब प्रोपोगेशन स्टेप की अगर मैं बात करूं, किसकी बात करूं बच्चों? ऑप्शन बी जो दिया है, कौन सा बी दिया है भाई? ऑप्शन प्रोपोगेशन बोला है सर, है ना। तो प्रोपोगेशन स्टेप की भी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी एनर्जी लगेगी, क्योंकि रेडिकल्स बनाने पड़ेंगे, रेडिकल्स तैयार होने के बाद जुड़ेंगे, मतलब यहाँ पर एनर्जी रिक्वायर्ड है, मतलब यहाँ पर एनर्जी ऐड होने वाली है। अच्छा, यहाँ एनर्जी अगर ऐड होने वाली है, मतलब ये भी प्रोसेस कौन सी होगी बच्चों? एंडोथर्मिक। और भाई साहब ने ऑप्शन में क्या बोला है बच्चों? पढ़िए, भाई साहब ने ऑप्शन में क्या बोला है? प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक। अबे एक्सो कैसे रहेगा? CH3 बनाने के लिए मतलब आपने एक H निकाला है, निकाला मतलब बाहर किया, बाहर किया मतलब बॉन्ड को तोड़ा, तोड़ा मतलब आपने एनर्जी लगाई, लगाई मतलब एंडोथर्मिक है। बात बराबर है। तो ऑप्शन बी भी अपना आंसर नहीं हो सकता, बराबर है। ऑप्शन सी देखते हैं। प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3Cl फॉर्मेशन, ठीक है, इज एंडोथर्मिक विथ अ डेल्टा H नॉट इज +27 किलो कैलोरी। प्रोपोगेशन स्टेप है जिसमें CH3Cl का फॉर्मेशन होने वाला है। अच्छा, फॉर्मेशन होने वाला है, करके देखता हूँ यार। CH3Cl का फॉर्मेशन, मैंने अभी बोला प्रोपोगेशन में CH3 फ्री रेडिकल, Cl फ्री रेडिकल जुड़ेगा, CH3Cl बनेगा। बना के तो देख, ये देखो, ये CH3 है फ्री रेडिकल, Cl है फ्री रेडिकल, आया आया, जुड़ा जुड़ा। अबे तो गधो,
बॉन्ड बना बना मतलब बॉन्ड एसोसिएशन हुआ यार, है ना। थोड़ी देर पहले एक चीज लिख कर दिए बच्चों, पिछाओ पिछाओ, बॉन्ड एसोसिएशन मतलब कौन सी रिएक्शन रे, एक्सोथर्मिक। तो अगर ये बॉन्ड एसोसिएशन है तो रिएक्शन कौन सी रहेगी रे, एक्सोथर्मिक रहेगी क्या नहीं रहेगी रे। पीछे चलिए, ऑप्शन में क्या बोला है रे, प्रोपोगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3Cl फॉर्मेशन, वो CH3Cl बना है, इज एंडोथर्मिक। अबे एंडो नहीं, एक्सो होना चाहिए भाई। तो ऑप्शन सी भी अपना हो गया गलत। तो ऑप्शन सी भी अपना आंसर नहीं है, क्योंकि उसने बोला है एंडोथर्मिक और एक्चुअल में रिएक्शन है एक्सोथर्मिक। बात बराबर है, तो बात तो खत्म हो गई। एक ही ऑप्शन आने वाला है सर, ऑप्शन डी करेक्ट। और प्रूफ भी करेंगे ना, ऐसे करेक्ट आने वाला ऐसा थोड़ी ना चलेगा। अच्छा क्या लिखा है, द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, पूरी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, ठीक है। विद डेल्टा H नॉट इज -25 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा वैल्यू की बात की है भाई, निकालना पड़ेगा, प्रोसेस करना पड़ेगा। चलो करते हैं, रिएक्शन पूरी करेंगे अपन टोटल। अच्छा क्या लिखा था रिएक्शन वैसे, बेटा रिएक्शन ऐसी लिखी है, CH4 गैस प्लस Cl2 गैस, इससे मिला है CH3Cl, बराबर। यही रिएक्शन लिखे आप देख सकते हो, CH3Cl मिला है और HCl मिला है, CH3Cl गैस और HCl गैस ये मिला है, ऐसा भाई साहब का कहना है। लाइट का प्रेजेंस होगा, होगा क्या है, लाइट का प्रेजेंस, बात बराबर है। ये रिएक्शन है भाई। अच्छा इस रिएक्शन के लिए जो टोटल एंथैल्पी की वैल्यू है उन्होंने गिवन दी है उस ऑप्शन में, सही दी है गलत दी है पता नहीं, वो तो करने के बाद ही पता चलेगा, है ना। चलिए करते हैं, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो हो भी जाएगा। स्टेप 1, पहले फ्री रेडिकल तैयार कर लेते हैं, बाद में जोड़ देंगे, तो पहले तैयार तो कर ले। चलो CH4 है, CH4, ठीक है। अच्छा टूटेगा, टूटेगा मतलब ये बॉन्ड पर 2 इलेक्ट्रॉन है, टूटा, टूटा तो ऐसा बनेगा CH3 फ्री रेडिकल H फ्री रेडिकल, हो गया। चलो हो गया सर। उसके बाद स्टेप 2, अच्छा CH4 के फ्री रेडिकल तैयार कर लिए, अच्छा अभी Cl के भी कर लो, Cl2 है, हाँ है सर, ये भी टूटेगा, टूटेगा तो Cl फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, चलो इसके भी तैयार कर ले। अब जोड़ भी दो, है ना, चलो जोड़ भी देते हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप 3 में क्या सर, CH3 फ्री रेडिकल को जोड़ दिया एक Cl फ्री रेडिकल से, तो मिला CH3Cl, ये देखो यही तो प्रोडक्ट है, हाँ मिल गया सर। और स्टेप 4 में जो बचा है, क्या बचा सर, CH3 तो कैकाफिश खत्म कर दिया, Cl भी कैकाफिश खत्म कर दिया, बचा क्या H फ्री रेडिकल, जोड़ दिया बचे हुए Cl फ्री रेडिकल के साथ, तो मिला HCl। तो इससे मेरा CH3Cl प्रोडक्ट पहला भी मिल गया, HCl दूसरा भी मिल गया। तो स्टेप बाय स्टेप मैंने लिख लिया जो उन्होंने वन स्टेप में रिएक्शन दी थी, है ना। चलो अब इसमें क्या क्या हुआ होगा बच्चों, ये बॉन्ड टूटा है, तोड़ा है, तोड़ा मतलब एनर्जी लिया होगा ना, तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है, तो मतलब ये एंडोथर्मिक होगी, हाँ सर एंडो होगा, माना। सर यहाँ पर भी बॉन्ड को तोड़ा है, मतलब ये भी एंडो हो गया, हाँ सर ये भी माना। सर यहाँ बॉन्ड जुड़ा है, जुड़ा है मतलब एक्सो होगा, चलो ये भी माना। सर यहाँ पर भी बॉन्ड जुड़ा है, जुड़ा मतलब एक्सो होगा, ये भी माना, है ना। तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है तो एंडो बोल दिया, जोड़ने के वक्त एनर्जी रिलीज होती है तो एक्सो बोल दिया, चलो ठीक है। अच्छा ये एंडो अगर है तो डेल्टा H की जो भी वैल्यू होगी उसके सामने पॉजिटिव साइन तो तय है, ये भी एंडो है तो डेल्टा H की जो भी वैल्यू होगी उसके सामने पॉजिटिव साइन तय है। ये एक्सो है तो डेल्टा H की जो भी वैल्यू होगी उसके सामने निगेटिव साइन तय है। ये भी एक्सो है तो यहाँ पर डेल्टा H की जो भी वैल्यू होगी उसके सामने निगेटिव साइन तय है। सर डेल्टा H की वैल्यू क्या होगी, अरे दिया है रे क्वेश्चन में, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, पैराग्राफ में इंफॉर्मेशन पहले से दी है, चेक करते हैं। ये किसकी बात कर रहा है, CH4 को तोड़ने की। चलो आगे, चलो चलो चलो, कहा गया, पीछे पीछे पीछे, हाँ देख रहे, ये देखो CH3Cl, ये देखो CH3H, इसकी दिखे, ये देखो CH4 है ना, इसकी एनर्जी कितनी दी है, 105 दी है बच्चों, 105 दी है सर, लिख लेते 105 किलो कैलोरी पर मोल यूनिट है उसका। फिर किसकी, Cl2 वाले की ना, चलो Cl2 वाले की भी देख लेते हैं। आपको सिर्फ एनर्जी की वैल्यू लिखना है, साइन में ऑलरेडी लिख चुका हूँ क्या होने वाला है करके, है ना, क्योंकि टूटेगा तो एंडो रहेगा तो साइन मैंने पॉजिटिव लिख लिया है, और जुड़ेगा तो एक्सो रहेगा, साइन मैंने नेगेटिव लिख लिया है। तो प्लीज क्वेश्चन के अंदर क्या साइन दिया उसको मत देखा करिए, सिर्फ वैल्यू देखा करिए, क्योंकि वो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज दी है वो वैल्यूज उन्होंने उनके हिसाब से दी है। हमें रिएक्शन में क्या लगने वाला है, एक्सो लगेगा एंडो लगेगा, उसके लिए साइन हमें लिखना पड़ता है, तो मैंने वो साइन ऑलरेडी लिख चुका हूँ, बराबर है। अच्छा Cl के लिए कितनी है,
58 है, Cl के लिए कितनी है 58, ये लो बच्चों 58 है। और पीछे फिर किसके लिए होना, CH3Cl वाली ना, चलिए CH3Cl वाली ये रहा, CH3Cl वाली कितनी है 85। अब देखो यहाँ पर जैसे 85 किसमें दिया, प्लस में दिया है ना, पर हमें किस में लगने वाली है, देखो ये देखो एक्सो लिखा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस होने वाली है। उन्होंने किस में दी थी, प्लस में, अपन ने क्या लिखी माइनस में, अबे क्योंकि उसने तोड़ने वाली एनर्जी दी थी और अपने को तो जोड़ने वाली लगने वाली, भाई यही तो ट्रिक होती है, यही तो फंडे होते हैं जी एडवांस के। उन्होंने जो एंथैल्पी दी थी CH3Cl की, वो बॉन्ड डिसोसिएशन की दी थी, और हम CH3Cl का बॉन्ड एसोसिएट कर रहे हैं गिवन रिएक्शन के हिसाब से, तो हमें एसोसिएशन की लगने वाली है, उन्होंने डिसोसिएशन की दी थी, इसलिए साइन बदला कि नहीं बदला। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करो तो पहले ही लिख दिया करो एंगो है एक्सो है, एंगो है एक्सो है, और साइन लिख दिया करो, बाद में वैल्यू छापना है बस, उनके वैल्यू के सामने क्या साइन है वो देख के छापोगे, फालतू चीजें मत करना, ठीक है। अच्छा यह क्या लिखा है, HCl, अच्छा HCl वाली दी है क्या, देखते हैं दी तो होगी, हाँ दी है HCl वाली 103, देखो यहाँ पर 103 भी पॉजिटिव में दिया है, पर हमें रिएक्शन के हिसाब से हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो नेगेटिव में हो जाएगी, यही तो फंडा है, बात बराबर है। अब देखो अपने को रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है बच्चों, रिएक्शन की एंथैल्पी, तो रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकालेगी, टोटल एंथैल्पी, चलो स्टेप बाय स्टेप जितने भी चारों स्टेप है, चारों स्टेप की एनर्जी को टोटल कर दो, इसका है 105 है, प्लस इसका 58 है, ठीक है, माइनस ये क्या है 85 है, फिर उसके बाद माइनस 103 है, इसे सॉल्व करिए, आपका आंसर बराबर यही आएगा बच्चों जो यहाँ पर दिया, कितना -25 किलो कैलोरी पर मोल, आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, बराबर है, ये आंसर आएगा बच्चों, तो आंसर तो सही आ गया सर। और दूसरी बात यहाँ पर अगर आप देखो जो साइन कौन सा है रे, माइनस साइन है, और माइनस साइन कब आता है रे, जब वो एक्सोथर्मिक होती है, मतलब ओवरऑल रिएक्शन जो ओवरऑल पूरी रिएक्शन वो एक्सोथर्मिक है, क्योंकि माइनस साइन आया, और आंसर क्या है 25, तो भैया ये ऑप्शन डी में लिखा है ना, तो इसलिए आंसर रहेगा अपना ऑप्शन डी। समझ में आया बेटा किस तरीके से सॉल्व किया इस क्वेश्चन को, तो पहले तीन ऑप्शन क्यों गलत हुए, पहले तीन ऑप्शन में उन्होंने सिर्फ आप लोगों के साथ खेला है एंडो और एक्सो के खेल को, एंडोथर्मिक बॉन्ड तोड़ने के वक्त होती है और एक्सोथर्मिक बॉन्ड जोड़ने के वक्त होती है, इतना भी अगर बच्चों को पता रहता तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता, बराबर है ना, तो क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन टफ बिल्कुल भी नहीं है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, चलिए चलते हैं अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सबने, ठीक है ले लो अगर नहीं लिया है तो, चलिए बढ़ते आगे। अच्छा क्या क्वेश्चन है बच्चों, देखिए वेट परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है कि द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन क्यू, और क्यू मेरा प्रोडक्ट है, क्यू क्या है प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा तभी हाइड्रोजन का परसेंटेज पता चलेगा, ठीक है, फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस, सीक्वेंस दिया रिएक्शन में, उसके हिसाब से क्यू जो भी बनेगा उसमें उस क्यू का हाइड्रोजन, मतलब क्यू में हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या रहेगा पता करिए, ऐसा सवाल है, चलिए पहले क्यू बना तो लेते हैं फिर पता कर लेंगे। अच्छा भाई लिखा ऐसा है बेंजीन रिंग है, और उस बेंजीन रिंग के ऊपर सबसे पहले तो Cl लिखा है, ठीक है सर, तो उसके बाद लिखा है NaOH, NaOH एरो के ऊपर लिखा है बच्चों 623 केल्विन का टेम्परेचर है और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ये जैसे ही लिखा ना तो तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, यहाँ पर ये क्लोरोबेंजीन से फिनॉल वाला रिएक्शन है कहीं ना कहीं, ये कहीं ना कहीं गाउस प्रोसेस का पहला स्टेप है, अगर याद होगा गाउस प्रोसेस कैसा करता था पता है, काम काम ऐसा कुछ होता था, बॉन्ड कैसे टूटेगा, इसमें O का चार्ज क्या है निगेटिव, यहाँ पर Cl का चार्ज क्या है निगेटिव, Cl जाएगा ONA की जगह, ONA आएगा Cl की जगह, तो कंपाउंड कुछ ऐसा तैयार हो गया, बेंजीन रिंग आ गई, और उस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या आ गया ONA, सोडियम फिनॉक्साइड ये तैयार हो गया। उसका सेकंड चीज क्या लिखा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पहले डालिए और उसके बाद HNO3 ऐड करिए, देन लिखा है, देखिए आप देख सकते हो एंड देन लिखा है, आप पहले कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालिए उसके बाद आप HNO3 डालिए, तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड डाल तो देता हूँ, बाद में देखेंगे क्या करना है ना, चलिए यही कंपाउंड को लिख रहा हूँ बच्चों, जो भी है कैसा है बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या बेटा ONA है ना, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड, अच्छा सल्फ्यूरिक एसिड है मतलब इनडायरेक्टली H+ तो है, तो ऐसा कुछ है HSO3H, ऐसा लिख सकते हो H2SO4 SO3 की जगह SO4 है ना, या तो फिर आप और इजी लिखना है आपको, इजीली समझने के लिए तो ऐसा लिख लीजिए HOSO3H, ऐसा भी लिखते हैं बहुत से बुक्स में,
ऐसा भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये एसिड है तो ऑब्वियस एच प्लस देगा, मैं नहीं भाई, अरेनियस भैया कहते थे। तो एच प्लस का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव। यहाँ पर एन का चार्ज क्या है, पॉजिटिव। एन जाएगा एच की जगह, एच आएगा एन की जगह, तो बनेगा बेटा कुछ ऐसा, ये रिंग, और इस रिंग के ऊपर आ गया OH, और बाहर निकल गया आपका वो NaH, NaOSO3H, ये बाहर निकल गया, ठीक है। ये आपका बन गया फिनॉल, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या करिए, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लाइए। कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड ऑल पॉसिबल पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन करता है, और ऑल पॉसिबल पोजीशन ऑर्थो एंड पैरा होती है, ठीक है। तो इसी को कंपाउंड नीचे लाइए, बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग के ऊपर OH है, ऑर्थो पोजीशन ये रही, इस पर H लगा हुआ है, ये भी एक ऑर्थो है जिस पर H लगा हुआ है, नीचे वाली क्या है, पैरा, जिस पर H लगा हुआ है। नाइट्रिक एसिड को ऐसा लिख सकता हूँ HONO2। अच्छा 3 पॉसिबल पोजीशन है, 2 ऑर्थो और एक क्या, पैरा, तो नाइट्रिक एसिड भी 3 आएंगे, HONO2 HONO2 आ गए। चलिए कैसे काम करेगा, देखो एक पर करके दिखाता हूँ, दूसरे पर तो खुद ही समझ जाओगे आप। OH का चार्ज निगेटिव, NO2 का चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पर H का चार्ज पॉजिटिव, H गया NO2 के जगह, NO2 आया H के जगह। अभी जब इस H के जगह NO2 आ सकता है, तो यहाँ पर भी आ सकता है, यहाँ पर भी आ सकता है, तो कंपाउंड कुछ ऐसा बन सकता है। ये रिंग, इस रिंग पे ऊपर OH जैसा का वैसा, यहाँ पर आ गया NO2, यहाँ पर भी आ गया NO2, और यहाँ पर भी आ गया NO2। आ गया भैया। पता है इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। आई होप सुना होगा सभी ने पिक्रिक एसिड। तो ये मिल गया आपका Q। तो चलो भैया Q तो तैयार हो गया। अब भाई साहब ने सवाल क्या पूछा है, द वेट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन Q। इस Q में हाइड्रोजन का वेट परसेंटेज कितना रहेगा ये बताइए। इस Q में हाइड्रोजन का वेट परसेंटेज कितना रहेगा ये बताइए। तो चलो भाई Q में हाइड्रोजन का वेट परसेंटेज कितना रहेगा ये बताने के लिए पहले मुझे इस Q का मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए, फिर इसमें हाइड्रोजन जो उसका मास कितना आता है वो पता होना चाहिए, फिर कहा जाके निकलेगा, बराबर है। चलिए करते हैं। अच्छा इसका अगर जनरल फॉर्मूला बनाने की बात है तो कैसे बनाऊंगा, देखो यहाँ पर कुछ नहीं मतलब हाइड्रोजन है, हाँ ये प्लीज मत भूलिएगा, कुछ नहीं मतलब हाइड्रोजन। अच्छा कार्बन कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन हो गए भैया, 6 कार्बन है, ठीक है सर, बराबर है। तो अगर मैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाता हूँ तो मैं तैयार कर लूंगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, है ना, साथ में 6 कार्बन है, चलो। अच्छा उसके बाद हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 3, 3 हाइड्रोजन। उसके बाद ऑक्सीजन कितने, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 1 7, बराबर। उसके बाद नाइट्रोजन कितने, 1 2 3, 3 नाइट्रोजन। तो फॉर्मूला फॉर्मूला बोल सकते हो या जनरल मैंने साथ में लिख लिया कौन कितना है करके, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 7 है और नाइट्रोजन 3 है, बराबर लिख लिया। अब इसका मास भी निकाल लो, चलिए मास कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 क्या कार्बन, +3 क्या हाइड्रोजन, +7 क्या ऑक्सीजन, +3 क्या नाइट्रोजन। आप निकाल रहे हो मास इसका, तो कार्बन का मास कितना होता है 12, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 और नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14। चलो बच्चों करो कैलकुलेट, बताइए बार क्या मास आता है टोटल, जल्दी करो सब लोग, क्या मास आता है बताइए। ये तो 72 हो गया, ये 3 हो गया, है ना, करो कैलकुलेट कर, हाइड्रोजन 3 है ये मत भूलिएगा। 229 इसका मास आएगा टोटल मास, ठीक है। चलिए भैया आप कैलकुलेट कर सकते हैं, घर पे कर लीजिएगा कैलकुलेट, अपन ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उसमें। 229 ग्राम इसका मास आता है पर मोला बच्चों, किसका, ये क्यू का, मतलब मुझे मोलार मास मिल गया, क्या मिल गया भैया मुझे, मोलार मास मिल गया, किसका, क्यू का। कितना आया बच्चों 229। आपको क्या निकालना है परसेंटेज, किसके, हाइड्रोजन के, किसमें, क्यू में, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड क्यू। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, कंपाउंड क्यू में मास ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड क्यू अपॉन
टोटल मोलार मास ऑफ क्यू, या मोलार मास ऑफ क्यू भी लिखोगे तो भी चलेगा, मल्टीप्लाइड बाय क्या 100। अच्छा इस कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना था बच्चों, देखो हाइड्रोजन 3 थे तो मास कितना होगा हाइड्रोजन 3 ग्राम, बराबर है। मोलार मास कितना आ गया 229 मल्टीप्लाइड बाय क्या 100, तो मास परसेंटेज मिल जाएगी किसके हाइड्रोजन के। कैलकुलेट करिए बच्चों, जल्दी कैलकुलेट करो सब लोग। इट्स 1.31%। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हाइड्रोजन का मास परसेंटेज निकल गया किसमें क्यू में। क्या किया अपन ने देखिए पहले से। अच्छा आपको रिएक्शन दी थी, क्लोरोबेंजीन दिया था, क्लोरोबेंजीन के साथ NaOH को ट्रिक करने बोला तो सोडियम फिनॉक्साइड तैयार हुआ। उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड लाने बोला तो Na आया, H आया, फिनॉल बना। उसके बाद नाइट्रिक एसिड लाने बोला तो पिक्रिक एसिड बना। तो क्यू मेरा पिक्रिक एसिड था, मैंने क्यू का मोलार मास कैलकुलेट किया, कितना आया 229। उसमें हाइड्रोजन कितना परसेंटेज है ये पता करना था, तो हाइड्रोजन उसमें 3 था, मतलब 3 ग्राम हाइड्रोजन था किसमें 229 में। तो कैसे किया भाई, हाइड्रोजन का मास अपॉन टोटल मास उस कंपाउंड का मल्टीप्लाइड बाय 100। हाइड्रोजन 3 ग्राम था, डिवाइड बाय मोलार मास कितना 229 मल्टीप्लाइड बाय 100, परसेंटेज कितना आ गया 1.31%। तो मतलब उस क्यू नाम के कंपाउंड में 1.31% हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन होता है सॉल्व। आई होप समझ में आ गया होगा सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते बच्चों। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मस्त क्वेश्चन, बड़ा क्वेश्चन है, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। और इसको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर कुछ चीजें लिखी गई है, जैसे 50% ऑफ टोटल ईल्ड, ये 9:1 का रेशो, ये सारी छोटी छोटी चीजें इसमें ऐड की गई है इस क्वेश्चन में जानबूझ के, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ज्यादा इस क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन का क्या कहना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द रिएक्शन ऑफ 4 मिथिल ऑक्ट 1 इन, ऑक्ट मतलब 8 कार्बन है, 4 पर मिथिल है, ठीक है। उसका मास भी दिया है 2.52 ग्राम करके, ठीक है, विद एचबीआर के साथ रिएक्शन की, प्रेजेंस में C6H5CO2 ट्वाइस O2, मतलब परऑक्साइड हो गया, है ना, परऑक्साइड वाला रिंग हो गया। यूज 2 आइसोमेरिक ब्रोमाइड, 2 ब्रोमाइड मिल रहा है 9:1। अच्छा परऑक्साइड के प्रेजेंस में एचबीआर आया तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाला मेजर रहेगा, तो मार्कोनिकॉफ वाला माइनर रहेगा। बात सिंपल है। ठीक है भाई, दोनों बना के देखना पड़ेगा ना पर अपने को, चलो दोनों बना के देखते हैं। पहले कंपाउंड लिख लेते हैं, क्या लिखा है 4 मिथिल ऑक्ट 1 इन। अच्छा ऑक्ट मतलब 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 मिथिल, 1 2 3 4, 4 पर मिथिल, ये लो आ गया 1 इन, ये लो फर्स्ट पर डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2 और यहाँ पर CH3। किसके साथ रिएक्ट करना है HBr के साथ, HBr के साथ रिएक्शन। किसका प्रेजेंस दिया है परऑक्साइड का। अच्छा परऑक्साइड का प्रेजेंस दिया है, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पर ही आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में कि जो मेजर रहेगा वो मेजर कौन रहेगा बच्चों, एंटी मार्कोनिकॉफ, और माइनर कौन रहेगा बच्चों, मार्कोनिकॉफ। ठीक है बच्चों, मेजर कौन रहेगा एंटी मार्कोनिकॉफ और माइनर कौन रहेगा मार्कोनिकॉफ। अच्छा मेजर एंटी मार्कोनिकॉफ रहने वाला, एंटी मार्कोनिकॉफ के हिसाब से नेगेटिव पार्ट ऑफ दैट HX गोस टुवर्ड्स मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कार्बन। तो बना लेते भैया, 2 कंपाउंड बनने वाले, चलो दोनों कंपाउंड तैयार कर। और इसका मास दिया बच्चों, ये P है आपका, और इसका मास दिया है 2.52 ग्राम, ये गिवन है बेटा। चलिए जो भी 2 कंपाउंड बनने वाले दोनों बना लेते। पहला CH3 CH2 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 CH CH3 CH2 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 Br, ये बन गया पहला एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से। दूसरा प्लस, दूसरा CH3 CH2 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 CH CH3 CH2 CH Br CH3, ये बन गया दूसरा। ठीक है, पहला वाला आपका है एंटी के हिसाब से, एंटी के हिसाब से ये पहला वाला अपना है ना, और ये है मार्कोनिकॉफ के हिसाब से। जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाला है वो मेजर रहेगा, और जो मार्कोनिकॉफ वाला है वो माइनर रहेगा। मतलब ये 9:1 के रेशो में ये 9, तो ये 1। अब 9 मतलब भाई ये 90% मिलेगा, तो ये 1 मतलब 10% मिलेगा।
ठीक है भैया, चलो पहला काम खत्म। पहला क्या कहा, द रिएक्शन ऑफ 4 मिथिल ऑक्ट 1 इन विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ peroxide gives the two isomeric halide in the ratio of 9:1, मिल गया 9:1 में, ठीक है। उसके बाद बोला with combined yield of 50% of this the entire amount of, अच्छे से पढ़िए यहीं पे खेल है, the entire amount of the primary alkyl bromide, कौन सा बाबा, प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड। तो ढूंढा तो पहले प्राइमरी कौन सा है, अच्छा ये हैलोजन, ये भी हैलोजन। अच्छा यहाँ पर इस हैलोजन के पास जो कार्बन है वो कार्बन डायरेक्टली अटैच एक ही कार्बन के साथ है, मतलब कौन सा होगा बच्चों, प्राइमरी। यहाँ पर भी हैलोजन के साथ जो कार्बन है वो कार्बन डायरेक्टली अटैच कितने कार्बन के साथ है, 2 के साथ, तो ये सेकेंडरी। तो प्राइमरी वाला तो भैया एंटी मार्कोनिकोव वाला है, उसी की रिएक्शन अपने को करना है। देखो द प्राइमरी अल्किल हैलाइड was reacted with an appropriate amount of diethyl amines followed by treatment with K2CO3। चलो इसी की रिएक्शन अपने को करना है, ठीक है। देखो कैसे रिएक्शन करेंगे, इसी प्राइमरी वाले को अपन लिखते हैं, स्लाइड बढ़ानी पड़ेगी, लो बढ़ गई। इसी प्राइमरी वाले को लिखना है, चलो लिखते हैं। तो क्या था, CH3 CH2 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 CH CH3, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, बराबर है, यही था, 8 कार्बन है, बराबर है, हाँ प्राइमरी वाला ये, ठीक है। इसको किसके साथ रिएक्ट करने बोला उन्होंने, पढ़ो बरा, रिएक्ट विद डाइथिल अमाइन के साथ, ठीक है सर। अमाइन मतलब ऐसा, डाइथिल बोला मतलब सर इधर C2H5, सर इधर भी C2H5, ठीक है सर, डाइथिल अमाइन किसके प्रेजेंस में रिएक्ट करने बोला, पढ़िए पीछे चलते 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 चलते, K2CO3 के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, K2CO3 के प्रेजेंस में, ठीक है सर। हाँ, टू गिव द नॉन आयोनिक प्रोडक्ट S इन 100% यील्ड, 100% यील्ड में एक नॉन आयोनिक प्रोडक्ट मिलेगा S नाम का। चलो बना लेते ना, इजी है रे बनाना, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये H है, ये Br है, ये HBr निकालो, मॉलिक्यूल को जोड़ दो, जोड़ दिया, जोड़ोगे तो कैसे कंपाउंड मिलेगा, देखिए CH3 CH2 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 CH CH3 CH2 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 N C2H5 C2H5 और बाहर क्या निकला बच्चों, HBr, हो गया। चलो ये मिल गया आपका कंपाउंड S नाम से आपको, तो S नाम का कंपाउंड अपने पास तैयार हो गया, ठीक है सर, हो गया तैयार। हाँ उसके बाद क्या बोला है सर, द मास इन mg ऑफ S ऑब्टेन्ड इज, ये जो S मिला है इसका मास क्या रहेगा, किसमें, mg में, मिलीग्राम्स में इसका मास क्या रहेगा, ये कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन मार्क। आई होप अभी क्वेश्चन समझा होगा, क्वेश्चन बड़ा है भाई। वो क्वेश्चन ने क्या कहा कि पहले P दिया है, एक अल्किन दिया है, उसको HBr के साथ रिएक्ट किया, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में 2 कंपाउंड मिले, एक एंटी के हिसाब से और एक M के हिसाब से, मतलब मार्कोनिकोव के हिसाब से। जो एंटी मार्कोनिकोव वाला है वो मेजर रहेगा, जो मार्कोनिकोव वाला है वो माइनर रहेगा। फिर वो जो प्राइमरी ब्रोमाइड है उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करिए, डाइथिल अमाइन के साथ, आपको एक कंपाउंड मिलेगा S, उस S का मास क्या रहेगा ये बताइए, ऐसा सवाल है। चलो करते हैं सवाल, वैसे ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, इजी है, ठीक है, देखते हैं कैसे करना, इतना तो समझ गया सबको, है ना, बढ़ते आगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो प्राइमरी वाला लिया है हमने, ये वाला जिसके साथ हमने रिएक्ट कर कर S बनाया है, ये कितना है एंटी मार्कोनिक, कितना परसेंटेज, 90% है, बराबर है। और उसने कितना परसेंट यील्ड बोला है, 50% यील्ड बोली है, कितना परसेंट यील्ड बोली है, 50%। मतलब भाई साहब का कहना ये है कि जो टोटल कंपाउंड है ना, मतलब जो रिएक्टेंट है P, उसका मास कितना है 2.52 ग्राम, इसका 50% ही लेना है, कितना परसेंटेज लेना है इसका, 50% ही लेना है आगे की रिएक्शन करने के लिए, मतलब 2.52 का सिर्फ 50% लेना है अगली रिएक्शन करने के लिए, ठीक है सर, लेते हैं, जैसा जैसा सवाल ने कहा है उसके हिसाब से चलते हैं। चलो भैया, तो P नाम का था सर, P नाम का हमारा रिएक्टेंट था, उसका मास कितना दिया था सर, उसका मास दिया था सर 2.52 ग्राम। क्वेश्चन के हिसाब से बोला है इसका कितना लो, सिर्फ 50% लो रिएक्शन करने के लिए। तो भाई इसका 50% कितना बनेगा, देखिए बरा, 2.52 का 50% कितना हो जाएगा, आधा कर दो उसको, आधा आधा, 1.26 समथिंग होगा, बराबर है, 1.26 होगा 50%, मतलब इनडायरेक्टली गिवन मास हो गया अपने पास, गिवन मास ऑफ क्या बच्चों, P, कितना 1.26 ग्राम,
सर क्यों इसको गिवन मास बोला? अरे बाबा 50% लेने बोला है ना, ये तो टोटल था 2.52, इसका कितना ईल्ड लेना है? सिर्फ 50% लेना है। किसने बोला? क्वेश्चन ने बोला, कर लिया। अच्छा मोलार मास भी पता ही कर लो यार, मोलार मास ऑफ पी, चलो पता कर लेते मोलार मास पी का। चलो कैसे पता करेंगे? अरे बड़ा सिंपल है यार पता करना। कैसे सर? देखिए कार्बन ही तो कितना है, गिनो पर कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन है, बराबर है। 9 क्या भैया? सर 9 कार्बन है, प्लस हाइड्रोजन कितने ये भी गिन लो। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 1 16, 16 + 2 18, 18 हाइड्रोजन है, 18 हाइड्रोजन है, बराबर है। अच्छा कार्बन का मास कितना होता है बच्चों? 12। हाइड्रोजन का मास कितना होता है बच्चों? 1। सॉल्व करिए बच्चों, आंसर आ जाएगा 126 आंसर आएगा जहां तक मोलार मास। इससे नंबर ऑफ मोल्स तो कैलकुलेट हो ही जाएगा बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट होता है? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है बच्चों? 1.26। मोलार मास कितना है बच्चों? 126। चलिए नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा आपको, कितना हो जाएगा फटाक से बच्चों? अरे बहुत इजी है यार, 0.001। बात बराबर है, क्या आंसर आएगा? 0.001। बात इतनी क्लियर, समझ में आई बात बच्चों? पक्का? चल अच्छा मेरे को एक बात बताओ सर, ये तो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला रिएक्टेंट का 0.01, सॉरी बच्चों 0.01। अच्छा ये तो आपने निकाला सर नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट का, सर ये प्रोडक्ट का मास निकालना है सर एमजी में, ये तो नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट का ही हुआ। अरे टेंशन मत ले, हो जाएगा। अच्छा मुझे एक बात बता, ये जो तूने प्रोडक्ट बनाया एस नाम से, ये जो प्रोडक्ट बनाया ये किससे बनाया? प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड से ना? अच्छा प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड ये वाला था ना? अच्छा ये कितना परसेंट था? 90% ना? मतलब इसके मोल का 90% ये मिला, 10% ये मिला, किसके मोल्स का? रिएक्टेंट के, बराबर है। मतलब ये हुआ कि सर जो आपने एस बनाया है, जो आपने एस बनाया कैसे बनाया सर? आपने प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड लिया है, बराबर है, उसी से एस बनाया। और ये प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड कितना परसेंट है बच्चों? 90% है, मिला, बराबर है। किससे मिला है? ऑफ पी, पी से मिला है। हाँ चलो बच्चों, शायद आपने कुछ चेंज देखा होगा, पता है क्या चेंज? अच्छा देखो अपने पारंगत का बैच आ गया बच्चों, तो थोड़ी देर इसलिए रुका था, मैंने बोला चलो बैच लगा लेते हैं ना, थोड़ा अच्छा लगता है ना यार। चलो अच्छा अपना क्वेश्चन कहाँ रुका था? अबे आया ना बैच, ताली बजना चाहिए घर में सबके, ठीक है, जोर से बजना चाहिए, ऐसा आवाज आना चाहिए, ठीक है, वो सेंस होना चाहिए, सब फील होना चाहिए, ठीक है। फिर ताली यहाँ पर भी बज गई बच्चों, ठीक है। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन क्या था? अच्छा क्वेश्चन में हमने जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड था या प्राइमरी अल्किल ब्रोमाइड था वो 90% था, किसका? पी का। अच्छा पी हमें कितना मिला? मिला है बच्चों, पी कितना मिला? पी का मोल्स कितना मिला? इसका मोल हमें मिला है 0.01, इसका मोल मिला है। तो अगर मुझे इस प्राइमरी अल्किल अल्किल ब्रोमाइड का मोल निकालना है तो मोल्स ऑफ प्राइमरी एल्किल ब्रोमाइड, इसका अगर मोल निकालना है बच्चों तो कैसे निकालेंगे? 90% ऑफ 0.01 जो मोल है पी का। अच्छा 90% मतलब 90 डिवाइड बाय 100 ऑफ 0.01 मतलब ये 0.9 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 मतलब 0.009, ये मोल रहेगा किसका बच्चों? एल्किल ब्रोमाइड का। बात बराबर है? अच्छा ठीक है सर। अच्छा मुझे रिएक्शन से क्या समझ में आ रहा है बच्चों? देखो बराबर, एक एल्किल ब्रोमाइड की रिएक्शन डाई इथिल अमाइन के साथ किया तो एक एस नाम का प्रोडक्ट मिला, ठीक है सर। मतलब ये भाई कि 1 मोल ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड से 1 मोल ऑफ एस मिला। हाँ ठीक है, तो फिर अगर 0.009 मोल ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड है तो उससे ऑब्वियस है 0.009 मोल ही एस मिलेगा। हाँ सर बिल्कुल बराबर, बराबर है, ठीक है। अच्छा ये जो एस है वो एस कैसा दिख रहा था आपको? देखो बराबर एस का स्ट्रक्चर अपन ने बनाया है पीछे, कहा गया एस का स्ट्रक्चर? ये रहा एस का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा बना लेते हो है ना अच्छे से वापस। क्या स्ट्रक्चर था इसका?
CH3 CH2 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 CH CH3, फिर इधर CH2 CH2, कार्बन गिन लेते ना पापा, 1 2 3 4 5 6 7, इधर 8, CH2 C2H5 C2H5, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये था यस, ये था सर आपका यस, ठीक है बच्चों, ये था यस। अच्छा, इसका मोलार मास निकाल सकते क्या बेटा अपन? हाँ बिल्कुल निकाल सकते सर। कैसे बेटा? मोलार मास निकालने के लिए जितने कार्बन है लिख लो। कितने कार्बन है भाई? देखो कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सॉरी फिर से गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अच्छा इधर कितने? 2 और 2 4, 9 और 4 कितना हो गया? 13, 13 कार्बन है। हाइड्रोजन कितना है बच्चों? 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 + 2 17, 17 + 2 19, 19 + 5 5 10, मतलब 29। वैसे ही एक नाइट्रोजन है, तो कैसे? 13 कार्बन, तो कार्बन का मास 12 होता है बच्चों, हाइड्रोजन का मास 1 होता है बच्चों, और नाइट्रोजन का मास बच्चों 14 होता है। ठीक है, चलिए कैलकुलेट करिए, फटाक से आंसर निकालिए बच्चों, क्या मॉलिक्यूलर मास आएगा मुझे बताइए, जल्दी जल्दी करो कैलकुलेट। 199 इसका मॉलिक्यूलर मास आ रहा है बच्चों, ठीक है, ये आ गया मॉलिक्यूलर मास। अच्छा ठीक है सर। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको एक फॉर्मूला पता है? सबको पता ही है वैसे वो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस की मैं बात कर रहा हूँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एस कैसे होगा बच्चों? गिवन मास ऑफ एस अपॉन मोलार मास ऑफ एस, बराबर है। अच्छा मोलार मास इधर डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन, तो गिवन मास ऑफ एस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास ऑफ एस, बराबर है बच्चों। नंबर ऑफ मोल्स एस का कितना निकाला अपन ने? 0.009 मोल ऑफ अल्किल ब्रोमाइड के लिए एस का नंबर ऑफ मोल्स भी उतना ही था, कितना? 0.009, बराबर है। मोलार मास कितना निकाला? 199, बराबर है। इसके लिए गिवन मास कितना निकलेगा इसका, कैलकुलेट करिए बच्चों, चलो 1 पॉइंट समथिंग आएगा बच्चों, करो कैलकुलेट। 1.791 इसका आएगा बच्चों आंसर, पर ग्राम में है बच्चों, गिवन मास किस में आ गया? ग्राम में, पर हमें सवाल में मिलीग्राम में निकालने बोला है, तो मिलीग्राम में निकालने के लिए, इन mg में निकालने के लिए इसको बस मल्टीप्लाइड बाय क्या कर दोगे? 1000 कर दोगे, बराबर है। तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1791 mg, ये आ गया बच्चों मास किसका? आपके एस का। गिवन मास किसका आ गया बच्चों? एस का। यही तो निकालना था। सवाल देखिए कहाँ से शुरू होकर कहाँ खत्म किया उन्होंने, एक बार फिर से आपको रिकॉल करवा दूं क्योंकि सवाल बहुत बड़ा था बच्चों, ठीक है, देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन ने कहा था कि भैया 4 मिथिल ऑक्टोबनीन है, उसको रिएक्ट करिए किसके साथ? HBr के साथ, प्रेजेंस में रखिए क्या? परऑक्साइड, 9:1 के रेशो में दो प्रोडक्ट मिलेंगे। अगर प्रेजेंस में परऑक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल वाला प्रोडक्ट मेजर रहेगा और मार्कोनिकॉफ वाला माइनर रहेगा, तो एंटी वाला मेजर, मार्कोनिकॉफ वाला माइनर। 9:1 का रेशो मतलब 90% एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और 10% मार्कोनिकॉफ रूल, बात बराबर है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड है, कौन सा प्राइमरी अल्किल हैलाइड? एंटी वाला है, उसी की रिएक्शन करिए किसके साथ? डाई इथिल अमाइन के साथ, प्रेजेंस में देखिए K2CO3 लिखा भैया, प्रोडक्ट मिला, वो प्रोडक्ट का नाम रहेगा बच्चों S और उसी का मास mg में क्या आएगा ये बताइए, ऐसा सवाल था। और रिएक्शन में बोला था बच्चों, क्वेश्चन में बोला था कि ये जो रिएक्टेंट है उसका जो भी मास दिया उसके सिर्फ 50% मास को यूज करके रिएक्शन की गई है, तो मैंने उसका 50% मास कितना होगा ये निकाल लिया। अच्छा गिवन मास कितना था? 2.52, तो इसका 50% मतलब आधा, तो पी का गिवन मास कितना हो गया? 1.26, बराबर है। मोलार मास निकाला, मोलार मास आ गया 126, तो मोल्स आ गया बच्चों 0.01। अब इस 0.01 मोल ऑफ रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट मिला HBr के साथ, एक 90% मिला तो एक 10% मिला। प्राइमरी अल्किल हैलाइड वाला कौन है? 90% वाला, तो इसका 90% वाला अगर निकालूंगा तो 90% इसका कितना आएगा? 0.009। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमने देखा कि 1 मोल ऑफ अल्किल हैलाइड से 1 मोल ऑफ एस मिल रहा है,
तो 0.009 मोल ऑफ अल्किल ब्रोमाइड से ऑब्वियसली 0.009 मोल ऑफ एस मिलेगा बच्चों। हाँ ठीक है सर, मतलब एस का भी मोल्स मिल गया। उसके बाद इसका मोलार मास निकाल दिया, फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास। मोलार मास को इधर लगा दिया तो गिवन मास का फॉर्मूला मिल गया, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलार मास। नंबर ऑफ मोल्स आया कितना 0.009 और मोलार मास कितना आ गया 199, 1.791 ग्राम मास आ गया बच्चों। एमजी में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दिया तो 1791 एमजी उसका मास आ गया, एस का जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ आज के। चलो लास्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन में देखा जाए तो ये एक कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन एचबीआर के साथ की गई है, पी मिला, बाद में फ्रिंकलस्टीन और स्वार्ट्स आए। अब फ्रिंकलस्टीन और स्वार्ट्स आई होप आप लोगों को पता ही होगा। अच्छा कैसा है, एक कंपाउंड है ऐसा, ऐसा कंपाउंड है, इसमें आपने एचबीआर लाया, तो एचबीआर लाया तो एच आ गया, सपोज करो बी आर आ गया, तो कंपाउंड कुछ ऐसे मिलेगा। देखिए मिल गया बेटा, हाँ सर मिल गया, इसे पी कहिए। ठीक है पी कह दीजिए। उसके बाद क्या कह दीजिए, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा याद होगा फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन, फ्रिंकलस्टीन रिएक्शन में बच्चों Na आता था सोडियम आयोडाइड, और स्वार्ट्स में AgF आता था सिल्वर फ्लोराइड। ये आयोडीन का एक्सचेंज करता था, ये फ्लोरीन का एक्सचेंज करता था। तो यहाँ पर आयोडीन के एक्सचेंज करने के बाद ऐसा मिलेगा बच्चों, ये रिंग, और यहाँ पर मिल जाएगा I। ठीक है, और यहाँ पर मिल जाएगा, अगर स्वार्ट्स आता है तो यहाँ पर मिल जाएगा F। अच्छा जहाँ I मिला फ्रिंकलस्टीन के साथ जो प्रोडक्ट मिला वो Q है, और जो स्वार्ट्स के थ्रू प्रोडक्ट मिला वो R है। बना लिया भैया मैंने रिएक्शन में, बराबर। अब एक एक ऑप्शन पढ़ूंगा। पहला ऑप्शन क्या लिखा है, अच्छा क्या बोला है, इन द ऑप्शन X इज एनी एटम। ठीक है, चलो 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 चलो, हाँ ठीक है चलो। कार्बन बॉन्ड X, मतलब X मतलब कोई भी हाइड्रोजन एटम। ठीक है, बॉन्ड लेंथ इन PQR फॉलोज द ऑर्डर, Q की ज्यादा एज कम्पेयर टू R से, R की ज्यादा एज कम्पेयर टू द P से, ऐसा पहले क्वेश्चन का कहना है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, हमें तो इतना तो पता है कि एटॉमिक साइज की अगर मैं बात करूं, तो एटॉमिक साइज जो फ्लोरीन होता है उसका कम होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन से, क्लोरीन का कम होता है एज कम्पेयर टू द ब्रोमीन से, और ब्रोमीन का कम होता है एज कम्पेयर टू द आयोडीन से, मतलब आयोडीन का एटॉमिक साइज ज्यादा है, बराबर है। तो अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, तो जब ये लोग कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो कार्बन और F का बॉन्ड छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू किससे, कार्बन और Cl से। कार्बन और Cl का बॉन्ड छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू कार्बन और Br से। कार्बन और Br का बॉन्ड छोटा रहेगा एज कम्पेयर टू कार्बन और I से। मतलब सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आयोडीन वाले बॉन्ड की रहती है। अच्छा आयोडीन वाला हमारे क्वेश्चन में कोई है क्या, हाँ है सर, Q, तो Q की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा रहेगी। अच्छा Br वाला कोई है क्या, हाँ है सर P, तो P की बॉन्ड लेंथ उससे थोड़ी कम रहेगी। अच्छा Cl वाला कोई है क्या, नहीं है सर। अच्छा फ्लोरीन वाला कोई है कि, हाँ सर है R, तो R की सबसे कम रहेगी। मतलब ऑर्डर एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए कि Q की सबसे ज्यादा P के कंपैरिजन में, P की ज्यादा R के कंपैरिजन में। चलो ऑप्शन ढूंढते हैं, ऑप्शन में क्या कहा है, ऑप्शन क्या कह रहा है पढ़िए। CX बॉन्ड लेंथ इन PQR फॉलोज द ऑर्डर, Q की सबसे ज्यादा, हाँ सर Q की सबसे ज्यादा माना। उसके बाद कौन आया सर, P, इन पागलों का कौन आया, R। अरे ये तो गलत हो गया, Q की बॉन्ड लेंथ के बाद P आया है और इसका क्या आया है R, तो ऑप्शन ए तो आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन ए कैंसिल हो गया बच्चों। अब ऑप्शन बी पढ़िए, CX बॉन्ड एंथैल्पी इन PQR फॉलोज द ऑर्डर, बॉन्ड एंथैल्पी की बात। अच्छा जिसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा उसके एंथैल्पी कम, जिसका बॉन्ड लेंथ कम उसके एंथैल्पी ज्यादा, बिकॉज इट्स इनवर्सली रिलेटेड। चलिए भैया वो भी कर लेते हैं। क्या बोला मैंने, देखिए भाई बॉन्ड एंथैल्पी की बात हो रही है, and bond enthalpy is always inversely proportional to the bond length, बराबर बच्चों। एंड ऑर्डर जो है बॉन्ड लेंथ का, जो हमने अभी बनाया ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, चलिए लिख भी देता हूँ वापस से। बॉन्ड लेंथ का क्या ऑर्डर बना है हमने, देखिए Q की सबसे ज्यादा, फिर P के कंपैरिजन P की ज्यादा, R के कंपैरिजन Q की सबसे ज्यादा, P से P की ज्यादा, R से। ये है बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंथैल्पी। तो ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी कैसे बनेगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी कैसे बनेगा बेटा, देखिए इसका उल्टा, क्योंकि इनवर्सली है तो Q की सबसे कम P के कंपैरिजन में P की कम, R के कंपैरिजन मतलब सबसे ज्यादा R की रहेगी और सबसे कम Q की रहेगी, बराबर है। चलिए ऑप्शन में चेक करते क्या कहा है, देखिए CX बॉन्ड एंथैल्पी इन PQR फॉलोज द ऑर्डर, सबसे ज्यादा किसकी कहा है इन्होंने, R की,
सबसे ज्यादा आर ही किसकी है, आर की, ठीक है, यहाँ तक सही हो आप लोग। उसके बाद पी के आना चाहिए, आर के बाद पी के आना चाहिए। कुछ गलती है क्या बच्चों? सी एक्स बॉन्ड एंथैल्पी इन पी क्यू आर एज follows the order आर पी क्यू, आर पी क्यू, गलती किया जाए। तो बच्चों देखो बॉन्ड एंथैल्पी के साथ क्या था, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, कौन, बॉन्ड लेंथ। अच्छा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ अपन ने लिखा बेटा, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी भी लिखा, तो सबसे ज्यादा किसकी, आर की, एज कंपेयर टू किससे, पी से, पी की ज्यादा एज कंपेयर टू द क्यू से। ऑप्शन में चेक करते हैं, आर पी क्यू, हाथ दिया है भाई, मतलब इनडायरेक्टली ये तो सही हो गया ऑप्शन बी। चलो ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, पर मैंने जैसे कि कहा अपन जेई एडवांस के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो एक से ज्यादा ऑप्शन भी आंसर हो सकते हैं, तो हाँ हमें चारों ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा बेटा। तो चलो ये तो ऑप्शन हो गया, पर बाकी जो सी और डी बचा हुआ है उसको भी चेक करना ही पड़ेगा, हो सकता है शायद उसमें से भी कोई सही आ जाए, है ना, चेक कर लेते हैं। फिर क्या लिखा है, रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 रिएक्शन इन PQR। अच्छा SN2 रिएक्शंस की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो आपको याद दिला दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है SN2 को, ठीक है, बहुत काम की रिएक्शन होती है, क्यों काम की होती है वो भी दिख जाएगा आपको। चलिए कैसे। अच्छा बच्चों मैं SN2 की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ बेटा, मैं SN2 की। SN2, SN2 का कहना क्या है पता है क्या, कि जो प्राइमरी अल्किल हैलाइड होते हैं वो मोर रिएक्ट होते हैं एज कंपेयर टू सेकेंडरी से, सेकेंडरी मोर रिएक्ट होते हैं एज कंपेयर टू द टर्शियरी से, पहला रिएक्टिविटी होता है। दूसरा क्या है कि अल्किल हैलाइड जो आयोडीन वाला है वो मोर रिएक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू ब्रोमीन वालों से, ब्रोमीन वाला मोर रिएक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू द क्लोरीन वालों से, और क्लोरीन वाला मोर रिएक्टिव रहेगा एज कंपेयर टू द फ्लोरीन वालों से। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन रहेगा, आयोडीन वाला, फिर उसके बाद कौन रहेगा, ब्रोमीन वाला, फिर उसके बाद कौन रहेगा, क्लोरीन वाला, फिर उसके बाद कौन रहेगा, फ्लोरीन वाला। अच्छा याद करिए, आपका जो P था वो ब्रोमीन वाला था, जो Q था वो आयोडीन वाला था, बराबर है, और जो R था वो फ्लोरीन वाला था। मतलब ऑर्डर कैसा बन गया, QPR, ये ऑर्डर बन गया किसका भैया, SN2 के हिसाब से। क्या ये ऑर्डर दिया है क्या, देखते हैं QPR, देखिए बच्चों, अरे यही पे गलत हो गया, पहले किसका दे दिया इन्होंने, पहले P का दे दिया, जबकि इन्होंने लिखना था QPR, इन्होंने लिखा PRQ, तो यहाँ पर ऑप्शन सी भी हो गया बच्चों अपना गलत। चलिए लास्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, ऑप्शन डी को। pKa वैल्यू की बात कर रहे हैं ऑफ द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द लिविंग ग्रुप्स इन PQR फॉलोज द ऑर्डर RQP, ऐसा ऑर्डर रहेगा बोलते हैं। अच्छा pKa वैल्यू की बात हो रही है, अच्छा pKa वैल्यू की अगर मैं बात बता दूं बच्चों, तो ये जो pKa वैल्यू होती है, अगर इसके क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ, पीके वैल्यू इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ, इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ। और एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर मैं ऑर्डर बताऊं बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है बच्चों आरआई की सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू द आरबीआर, आरबीआर की ज्यादा बच्चों आरसीएल से, और आरसीएल की ज्यादा बच्चों आरएफ से, ठीक है। तो पीके का ऑर्डर कैसा बनेगा बच्चों, पीके का ऑर्डर बनेगा कुछ ऐसा, उल्टा, आर आई की कम एज कंपेयर टू आरबीआर से, आरबीआर की कम एज कंपेयर टू आरसीएल से, और आरसीएल की कम एज कंपेयर टू द आरएफ से। अच्छा आरएफ, एफ वाला कौन सा था बच्चों, आर था। अच्छा सीएल वाला कोई नहीं है, बीआर वाला कौन था, अच्छा कोई, बीआर वाला पी था, और आई वाला कौन था बच्चों, क्यू, मतलब क्यू आएगा, पी आएगा, आर आएगा, तो सबसे ज्यादा पी के वैल्यू आर की रहेगी। ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहे हैं, ऑप्शन में सबसे ज्यादा आर की है, उसके बाद क्यू की है ऑप्शन में, फिर हमारा क्या है आर पी, उसने क्या दिया है आर क्यू, तो यहाँ पर ये गलत हो गया, बराबर है, तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर एलिमिनेट होता है, तो आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन बी। समझ में आई बात बच्चों। तो इस तरीके से हैलोजन डेरिवेटिव के जितने भी सवाल थे जेई एडवांस के पीवाईक्यू वो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर दिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर इसके बाद हम और सीरीज में इस पर्टिकुलर जेई एडवांस के सीरीज में इसके बाद के भी कुछ चैप्टर्स जो पीवाईक्यूज हम लेने वाले जेई एडवांस के, जैसे इसके बाद हमारा अल्कोहल फिनॉल का वीडियो आएगा, और नंबर ऑफ ऐसे सीरीज चलते रहेगी बच्चों, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। जय हिंद जय भारत।